हेलो माय डियर एमडीएसपीएंस, कैसे हैं आप सब। तो फार्मास्यूटिक्स 7 डेज चैलेंज में आज है हमारा डे 4, जिसमें हम आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। चैप्टर का नाम है यूनिट ऑपरेशंस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से ही देखने के लिए मिल सकते हैं। नो डाउट थोड़ा सा लेंथी तो चैप्टर है, क्योंकि काफ़ी सारे यहाँ पर आपको प्रोसेस पढ़ने रहते हैं, जैसे कि साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन, मिक्सिंग, फिल्ट्रेशन, ड्राइंग, एक्सट्रैक्शन। ये प्रोसेस आपको पढ़ने रहते हैं। इसी तरीके से हर प्रोसेस में जो उनके इक्विपमेंट्स हैं वो आपको इसमें पढ़ने के लिए रहेंगे, और उन इक्विपमेंट्स में आपको उसका प्रिंसिपल, उसकी कंस्ट्रक्शन, उनकी वर्किंग, उनकी एप्लीकेशन, यूजेज, ये सारा कुछ आपको इसमें पढ़ने के लिए रहता है। बट कोई नहीं, बहुत सुपीरियर लेवल से और बहुत ज़्यादा आसान तरीके से इस चैप्टर को मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, ताकि कि आपको सारी के सारी चीज़ें और सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम से क्लियर हो जाएँ, सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आए। क्योंकि हमारा जो मकसद है वो मकसद क्या है कि भाई हम काफ़ी अच्छे से सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लें, जिससे हमें एग्जाम में परेशानी नहीं पड़े। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो एग्जाम में जब आप बैठोगे तो अपनी लैंग्वेज में भी उसको लिख सकते हो। बट अगर देखो इतना टाइम भी नहीं है, अगर याद करने के चक्कर में पढ़ोगे, रट्टू तोता अगर आप बनोगे, सो दैट नो डाउट बहुत कुछ वहाँ पर जाकर आप भूल सकते हो। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना, लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरीके से एक खूबसूरत सा ब्यूटीफुल कमेंट ज़रूर आपको कर जाना है। इससे मुझे भी थोड़ा सारा मोटिवेशन मिलता है। ओके, तो लेक्चर को करते हैं यहाँ पर स्टार्ट। चैप्टर का नाम है यूनिट ऑपरेशंस। बिल्कुल एकदम कहानी की तरह और बिल्कुल एकदम एक सुपीरियर लेवल से यहाँ पर मैं पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सारी चीज़ों को एकदम शुरू से लेकर एंड तक बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको सारी की सारी चीज़ें एकदम बढ़िया तरीके से समझनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, आप ये समझो कि आपको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई बना रहे हो टैबलेट, ठीक है। उस टैबलेट में जो ड्रग आपको चाहिए वो ड्रग किसी पेड़ की पत्ती से आपको लेना है, ठीक है, या किसी पेड़ की छाल से आपको लेना है, या किसी पेड़ की जो मतलब रूट है, जो जड़ है, उसमें वो ड्रग बेसिकली है, और वहाँ से आपको इस ड्रग को आइसोलेट करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। कैसे करोगे सर? सबसे पहले हम उस पत्ते को लेकर आएंगे, ऐसी ड्रग आप उसमें से निकाल लोगे? नहीं, सबसे पहले आपको उसके साइज को रिड्यूस करना पड़ेगा। सिमिलरली बेसिकली उसका साइज रिडक्शन आपको करना पड़ेगा। अगर इतनी बड़ी कोई टहनी है किसी पेड़ की, तो उसको छोटे छोटे पार्ट में और इवन दैट उसको पाउडर फॉर्म में करना पड़ेगा, उसके साइज को घटाना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा प्रोसेस, उसके साइज को फिर आपको सेपरेट करना है, जो आपका डिजायर्ड साइज है, ठीक है, वो साइज आपको चाहिए। बेसिकली आप साइज सेपरेशन करोगे। उसके बाद में क्या करोगे? तीसरा स्टेप है भाई, आप मिक्सिंग करोगे। ठीक है, प्रॉपर आप उसकी मिक्सिंग करोगे। चौथा स्टेप क्या है? फिर आप फिल्ट्रेशन करोगे। जो भी अनवांटेड मटेरियल है, धूल, मिट्टी, कूड़ा, ये सारी की सारी चीज़ें आप उसमें से रिमूव करोगे। फिर आप क्या करोगे भाई? फिर आप उसकी ड्राइंग करोगे, फिर आप उसे सुखाओगे। उसके बाद में क्या करोगे? उसके बाद में आप एक्सट्रैक्शन करोगे, जो कि मेन प्रोसेस है, जिसमें आप अपने पार्टिकुलर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को आइसोलेट कर रहे होते हो। समझ में आ गई बात? यही सारा कुछ हमें पढ़ना है भाई यूनिट ऑपरेशंस में। अब देखो समझ लो, ये हैं हमारे नोट्स हैंड रिटेन, जो कि मैंने खुद ने प्रिपेयर किए हैं। बहुत ज़्यादा सुपीरियर लेवल के नोट्स हैं। इनके ज़रिए से पूरी फार्मास्यूटिक्स का हम कंप्लीट कर रहे हैं 7 दिनों में। यस, तो जैसे चैप्टर 4 में सिलेबस में यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। देखो, आपको इसमें पढ़ना है भाई साइज रिडक्शन, आपको इसमें पढ़ना है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो इन नोट्स में। साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन आपको इसमें पढ़ना है, मिक्सिंग पढ़नी है, फिल्ट्रेशन पढ़ना है, ड्राइंग पढ़नी है, एक्सट्रैक्शन पढ़ना है। ये सारा कुछ डिटेल में सुपीरियर लेवल से कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, कोई टेंशन की बात नहीं है। 7 लेक्चर्स ऑनली, ये अगर आप देख लेते हो, और इन नोट्स को, जो हमारे हैंड रिटेन नोट्स हैं, इनको अगर आप पढ़ लेते हो, कोई बुक, किसी भी टाइप का मॉडल पेपर, किसी भी टाइप का कुछ भी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। ओनली दिस इज सफिशिएंट। ओके, समझ में आ गई बात? ये नोट्स मतलब आपकी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हैं। ओके, सो दैट यहाँ पर देखो, आपको इसमें क्या पढ़ना है? आपको पढ़नी है भाई डेफिनेशन। ठीक है, जैसे मान लो साइज रिडक्शन है, तो इसकी डेफिनेशन आपको पढ़नी है, इसके एप्लीकेशंस, ऑब्जेक्टिव्स, इन सारी की सारी चीज़ों की आपको बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, डेफिनेशन है, एप्लीकेशंस हैं, ये सारा कुछ आपको पढ़ना है। इसी तरीके से अब ये जो प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल जैसे कि साइज रिडक्शन है, तो इसके अंदर इनके इक्विपमेंट्स हैं, इनकी कुछ मशीनरीज़ हैं, जैसे कि हैमर मिल है, बॉल मिल है। तो ये कुछ मतलब इक्विपमेंट्स हैं जो कि इस प्रोसेस में यूज़ होंगे। तो उन इक्विपमेंट्स का आपको प्रिंसिपल, यानी कि किस सिद्धांत पर वो आधारित है, किस प्रिंसिपल पर वर्क कर रहा है, इसी तरीके से उसकी कंस्ट्रक्शन और उसकी वर्किंग, ये आपको पढ़नी है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो चैप्टर को कर लेते हैं हम यहाँ पर स्टार्ट। यस, ठीक है, चैप्टर को कर लेते हैं भाई स्टार्ट। तो लाइक वगैरह जो भी है जल्दी जल्दी कर दो फटाफट। चैप्टर को कर रहे हैं स्टार्ट। ठीक है,
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। 7 लेक्चर्स हैं ओनली, पूरी फार्मास्यूटिक्स सुपीरियर लेवल से ख़त्म। साइज रिडक्शन, ठीक, साइज रिडक्शन क्या कर रहे होते हो आप, बेसिकली उसके साइज को रिड्यूस कर रहे होते हो। जैसे मैंने बताया भाई, कोई भी अगर टहनी है, ठीक है, या किसी पेड़ की जड़ है, रूट है, वहां से आपको ड्रग चाहिए, तो उसको क्या करोगे, उसके पाउडर फॉर्म में पहले उसे कर लो, उसके साइज को रिड्यूस कर लो, ठीक है। रिडक्शन यानी कि रिड्यूस कर देना। सिमिलरली यार, नाम में पता चल रहा है, ठीक है। इसमें कौन से ऐसे याद करने वाली बात है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट अपनी लैंग्वेज में, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट अपनी लैंग्वेज में आसानी से लिख कर आ सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हिंदी में उसको लिख दें, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी तो लिख पाओगे, रट्टू तोता नहीं बनना, काफ़ी अच्छे से समझना है सारी चीज़ों को। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर समझो, हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर साइज रिडक्शन के बारे में। साइज रिडक्शन इज डिफाइंड as the process of reducing the size of a substance to a finer state of subdivision। यानी कि साइज रिडक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा प्रोसेस है रिड्यूस कर देने का। क्या रिड्यूस कर देने का, साइज को रिड्यूस कर देने का, ठीक है। साइज को रिड्यूस कर देने का किसी सब्सटेंस के, किसमें, किसी फाइनर स्टेट में हम रिड्यूस कर कर उस का जो साइज था वो लेकर आ गए, एकदम बारीक फॉर्म में हम लेकर आ गए, ठीक है, सब डिवीजन से। तो साइज रिडक्शन is the process of reducing the drugs into smaller pieces। साइज रिडक्शन ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम रिड्यूस कर रहे होते हैं ड्रग्स को, ड्रग्स के साइज को छोटे छोटे पीसेस में, छोटे छोटे टुकड़ों में, इवन दैट या फिर कोर्स पार्टिकल्स में, दर दरे पार्टिकल्स में, या जो है बिल्कुल फाइन पाउडर्स में हम उसको क्या कर रहे होते हैं, रिड्यूस कर रहे होते हैं उसका साइज। ग्राइंडिंग और मिलिंग आर अदर टर्म्स ऑफ साइज रिडक्शन। जो ग्राइंडिंग है, मिलिंग है, ये कुछ अदर टर्म्स हैं बेसिकली साइज रिडक्शन के। वही सारे प्रोसेस है जो कि आप घर में अपने मिक्सर के साथ में, ठीक है, करते हो। इतना बड़ा बादाम, उसको आप क्या करते हो, बहुत सारे बादाम को एकदम पीस कर एकदम बारीक उसका पाउडर बना लेते हो, ठीक है। तो यही कुछ तो पढ़ना भाई साइज रिडक्शन में। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्या फ़ायदे हैं साइज रिडक्शन के, क्यों करना चाहिए साइज रिडक्शन, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्वेश्चन आ सकता है। साइज रिडक्शन, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर पूरे चैप्टर को एकदम कॉन्सेप्चुअल लेकर चलूंगा ताकि आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। थोड़ा सारा लेंथी मेरा लेक्चर होगा, बट नो डाउट वही स्टूडेंट जो कि एकदम सिंसियर है अपने एग्जाम्स के लिए, ठीक है, वो इसको प्रॉपरली काफ़ी अच्छे से समझेंगे। समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है। सो दैट यहाँ पर कुछ मिसालें और कुछ एक तरीके से मतलब कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। और इवन दैट अगर आप हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं तो अपनी लैंग्वेज में हिंदी में ही आप अगर उसको लिख कर आ जाएंगे, बहुत ज़बरदस्त आपको मार्क्स मिलेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट अपनी लैंग्वेज में इंग्लिश में उसको लिख कर आ जाएंगे, सुपीरियर लेवल के मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों को तो वैसे भी मार्क्स जो है थोड़े ज़्यादा मिलते हैं, ठीक। तो ज़रा मुझे बताओ कि आपके घर में गुड़ है, ठीक है, और उस गुड़ को आप क्या कर रहे हो, पिघलाना है आपको। उस गुड़ को पिघलाकर आपको गुड़ की चिक्की बनानी है, ठीक है, पद बनानी है मूंगफली वगैरह के दाने डालकर, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक प्रोसेस तो यह है कि भाई जो गुड़ के बड़े बड़े डल्ले हैं उसको आप किसी फ्राई पैन में डालो और उसको हीट करना, पिघलाना शुरू कर दो, घंटों लग जाएंगे, ठीक है, उसको पिघलने में, ठीक। दूसरा प्रोसेस उसका ये है, दूसरा मेथड ये है कि आप जो गुड़ की डल्ली है उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लो, पहले उसका साइज रिडक्शन कर दो, छोटे छोटे टुकड़ों में आप उसे बेसिकली काट लो, उसके बाद में जब आप, या छोटे छोटे टुकड़ों में आप उसे तोड़ दो, उसके बाद में जब आप उसे पिघलाओगे तो ईजिली कुछ मिनट्स में ही वो पिघल जाएगा, ठीक है। तो मीन्स दैट हमने क्या किया, उसके साइज को रिड्यूस कर दिया और सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया, ठीक है। जो सरफेस एरिया था पहले पूरे गुड़ के डल्ले पर जितना सरफेस एरिया था, ठीक है, अब वो मतलब क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गया तो उसका जो पार्टिकुलर हमारे पास मटेरियल है उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया, ठीक है, जिससे क्या हुआ कि हमारा काम जल्दी हो गया। तो सिमिलरली इट इंक्रीजेज द सरफेस ऑफ अ सॉलिड्स टू एनहेंस द रेट ऑफ डिसोल्यूशन, ठीक है। क्या करता है भाई कि एनहेंस कर देता है, किस चीज़ को, इंक्रीज कर देता है सरफेस एरिया को, ताकि के एनहेंस हो सके हमारी जो डिसोल्यूशन रेट है, ठीक है, जो सॉल्युबिलिटी है, डिसोल्यूशन यानी कि किसी चीज़ में घुलना, ठीक है। छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे टुकड़े ईजिली घुल जाती हैं, बड़ा बड़ा जो टुकड़ा होगा वो थोड़ी देर से घुलता। सुपीरियर लेवल का अगर यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स देंगे तो चीनी अगर आप घोलोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, वहीं अगर आप शक्कर ले लो, ठीक है, तो शक्कर को अगर आप घोलोगे किसी गिलास में पानी में सो दैट वो बहुत ज़्यादा जल्दी घुल जाएगी एज़ कम्पेयर टू चीनी, एज़ कम्पेयर टू शुगर। समझ में आ गई बात। बाइंडिंग स्ट्रेंथ और डिस्पर्सन प्रॉपर्टीज़ को क्या करता है, एनहेंस करता है। दूसरी चीज़, इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, यानी कि जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन है उसके रेट को भी इंक्रीज कर देता है, ठीक है। जितना ज़्यादा छोटा साइज होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन
ठीक है, फास्ट होगा। इट इंक्रीजेज द सॉल्युबिलिटी एंड डिसोल्यूशन ऑफ ड्रग्स, जो सॉल्युबिलिटी है, डिसोल्यूशन है ड्रग्स का, उसको इंक्रीज करता है। इसी तरीके से हेल्प करता है, साइज सेपरेशन में मदद करता है। जब साइज रिड्यूस होगा तभी तो छलनी में छनेगा, ठीक है, इतने बड़े बड़े गुल के डल्ले थोड़े छन जाएंगे, ठीक है, या चीनी अगर छानोगे तो वो थोड़ी सा छन जाएगी, शक्कर दी तो छनेगी, ठीक है। तो साइज सेपरेशन में मदद करता है, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में मदद करता है। सिमिलरली इट हेल्प्स इन ड्राइंग ऑफ वेरियस, जो ड्रग्स हैं उसको सुखाने में, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा जल्दी सूखेगा, ठीक है। प्रोवाइड करता है यूनिफॉर्म मिक्सिंग पार्टिकल्स का, ठीक है, पार्टिकल्स की मतलब सुपीरियर लेवल की यहाँ पर मिक्सिंग हो जाती है। आटा कितनी एकदम आटे में कितनी सुपीरियर लेवल की मिक्सिंग होती है, वहीं पर अगर आप कोई थोड़ा बड़े पार्टिकल्स के गेहूं का मिक्स करना स्टार्ट कर दो तो क्या उसकी प्रॉपर मिक्सिंग हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, ठीक है। आटे की एकदम हो पाएगी, क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है भाई, यूनिफॉर्म मिक्सिंग वहाँ पर हो पा रही है। यस, बाइंडिंग स्ट्रेंथ वहाँ पर इंक्रीज हो रही है, जैसे कि यहाँ पर हमने अभी पढ़ा था। इट इंक्रीज द थेरेप्यूटिक इफेक्टिवनेस ऑफ अ सर्टेन ड्रग्स, और जो उस पार्टिकुलर ड्रग है उसकी क्या करता है, उसकी जो थेरेप्यूटिक इफेक्टिवनेस है उसको इंक्रीज करता है, इंप्रूव करता है फिजिकल अपीयरेंस को, फ्लेबिलिटी को, कंप्रेशन को, डोज यूनिफॉर्मिटी को प्रोडक्ट की, इसको इंक्रीज करता है स्टेबिलिटी को, प्रिपरेशन की जो स्टेबिलिटी है ज़्यादा टाइम तक वो स्टेबल रह सके, ठीक है, उसको बेसिकली इंक्रीज करता है। अब यहाँ पर देखो नोट में क्या लिखा हुआ है, मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन साइज रिडक्शन आर कंप्रेशन, जो मैकेनिज्म बेसिकली इन्वॉल्व होती है साइज रिडक्शन में, कौन कौन सी? मैं आपसे पूछूं कि यार साइज रिडक्शन करना है, ठीक है, किसी चीज़ के साइज को छोटा करना है, ठीक है, तोड़ना है किसी चीज़ को, आप कौन कौन से मेथड यूज़ करोगे? वही मेथड यहाँ पर लिख देना, सिंपल सी बात है। कंप्रेशन है, इम्पैक्ट है, एट्रिशन है, कटिंग है, कौन कौन से मेथड है? कंप्रेशन, दबा कर, प्रेस कर कर, ठीक है, प्रेशर कर कर, ठीक है, किसी चीज़ को क्या करना है, रिड्यूस करना है। मेरे हाथ में फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ है तो मैं बहुत ज़्यादा उसको क्या करूँगा, कंप्रेस करूँगा, ठीक है, तो इससे उसका साइज रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा मेथड क्या है, इम्पैक्ट, मेरे पास कोई भी चीज़ है, दीवार पे फेंक के मारो, ज़बरदस्त तरीके से चूरा चूरा हो जाएगा, ठीक है, इम्पैक्ट, टकरा कर किसी चीज़ का टूटना। तीसरी चीज़ यहाँ पर एट्रिशन, रगड़ कर किसी चीज़ का टूटना है, जैसे कि सिल पत्थर पर बेसिकली चटनी करती है ना, तो इतनी बड़ी बड़ी मिर्चों को एकदम पाउडर फॉर्म में ले आती, ये सारा कुछ। कटिंग, छुरी से, ठीक है, बेसिकली जो काटते हैं, तो ये कटिंग प्रोसेस हो गया। समझ में आ गई बात? अब देखो भाई, जो दो इक्विपमेंट्स इसमें आपको पढ़ने हैं, जैसे कि यहाँ पर भी मेंशन भी है, हैमर मिल आपको इसमें पढ़ना है, और पढ़ना है इसमें आपको बॉल मिल, ठीक है। हैमर मिल, हैमर मिल इज़ अ टाइप ऑफ क्रशर, हैमर मिल बेसिकली एक टाइप का क्रशर है, यूज फॉर ग्राइंडिंग एंड प्रोवाइजिंग वेरियस मटेरियल, बेसिकली ग्राइंडिंग में और ड्रग्स के या जो भी हमारे पास मटेरियल है उसके साइज रिडक्शन में इसका यूज़ किया जाता है। प्रिंसिपल, अब यहाँ पर देखो मैंने जैसे आपको पहले बताया था भाई, आपको प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, ये आपको सारे के सारे इक्विपमेंट्स की पढ़नी है, ठीक है। नो डाउट, फिर कह रहा हूँ लेक्चर थोड़ा सारा लेंथी होगा, बट आपको थोड़ा सा यार मतलब कुछ अगर करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। 7 लेक्चर्स हैं, ओनली 7 लेक्चर्स हैं, ठीक है। बेसिकली देखो एक चैप्टर अगर कॉलेज में भी मतलब एक हफ्ते, इससे भी ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा टाइम में जाकर कंप्लीट होता, यहाँ पर मैं 7 दिन में आपको पूरी फार्मास्यूटिक्स कंप्लीट करा रहा हूँ, तो इसमें कौन सी परेशानी की बात है। नोट्स वगैरह सारी चीज़ें मिल रही, प्रॉपर लेक्चर्स मिल रहे हैं, और ऐसा नहीं ऊपर से पढ़ा रहा हूँ, एकदम डिटेल में, एकदम सुपीरियर लेवल से, ताकि कोई कॉन्सेप्ट बचे ही नहीं, ठीक है। एकदम फोड़ कर आओगे आप 6 जून को, ठीक है। यूपी बोर्ड के एग्जाम 6 जून से हैं। बाकी आप किस स्टेट से हो ये मुझे नहीं पता, कमेंट कर आप मुझे ज़रूर बताना, ठीक है, कि आपके एग्जाम्स कब से हैं एंड आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो। प्रिंसिपल यानी कि किस सिद्धांत पर ये जो हैमर मिल है, किस सिद्धांत पर, किस प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है, किस सिद्धांत पर ये आधारित है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट, यानी कि टकरा कर किसी चीज़ का टूटना, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है, दैट इज मटेरियल इज मोर एंड लेस स्टेशनरी हो एंड हिट बाय एंड ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट से टकराए, मूविंग एट अ हाई स्पीड, जो कि बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ में रोटेट कर रही हो, किसी चीज़ से टकराए और टकरा कर वो उसका साइज रिड्यूस हो जाए। कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन बताने से पहले थोड़ा सा इसका वो देख लो भाई, ठीक है, डायग्राम, ये डायग्राम दिमाग में बिठा लो, यही छाप देना, ठीक है, सिंपल यही छाप देना बस, ठीक है, कुछ ज़्यादा सजाना वजाना नहीं, सिंपल छाप कर आ जाना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर यह है हैमर मिल का डायग्राम, और हैमर मिल में यहाँ पर आपको लगे हुए दिख रहे होंगे कुछ ब्लेड्स, ठीक है, हैमर्स, ये ब्लेड्स यहाँ पर लगी हुई है। जब मटेरियल इससे टकराता है ना तो उसका साइज रिड्यूस होता है, यहाँ से मटेरियल को डाला जाता है फीड इनलेट के थ्रू, और यहाँ से मटेरियल जो है वो बारीक बारीक पास होकर निकलता रहता है, ठीक है। इन ब्लेड से टकराता है, बीच में ये लगी हुई है यहाँ पर शाफ्ट, जो कि इसको बेसिकली क्या कर रही होती है, रोटेट कर रही होती है, यस। और यहाँ पर बेसिकली प्रोडक्ट आउटलेट है, यहाँ पर ये स्क्रीन है जिसमें हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली देखो जो आपको डायग्राम में दिख रहा है ना,
वो ही लिख देना बस कंस्ट्रक्शन में, बाकी कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ स्टील केजिंग एनक्लोजिंग अ सेंट्रल शाफ्ट, एक स्टील की केज है बेसिकली जिसके अंदर एक सेंट्रल, उसके बीच में क्या लगी हुई है, एक शाफ्ट लगी हुई है, टू विच, जिस शाफ्ट से 4 या 4 से ज़्यादा, ठीक है, स्विंगिंग हैमर्स आर अटैच्ड, ठीक है, उससे जुड़े हुए हैं। स्विंगिंग हैमर्स यानी कि ये जो हैमर्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये हैमर्स 4 या 4 से ज़्यादा अटैच्ड हैं, ठीक है। इसी तरीके से द लोअर पार्ट, और जो लोअर पार्ट है केजिंग का, उसमें एक स्क्रीन लगी हुई है थ्रू विच द मटेरियल कैन पास एंड कलेक्टेड इन अ सुटेबल कंटेनर रिसीवर, यानी कि जहाँ से जो मटेरियल है वो पास होगा और उसको हम बेसिकली कलेक्ट कर लेंगे, रिसीव कर लेंगे किसी रिसीवर में या किसी कोई भी चीज़, मतलब कोई भी बर्तन, ठीक है। व्हेन द डिज़ायर्ड डिग्री ऑफ साइज अचीव, ठीक है, जब हमारी डिज़ायर्ड साइज़ का जो मतलब रिडक्शन है वो हो जाएगा तो हम उसको कलेक्ट कर लेंगे। समझ में आ गई बात। अब देखो समझो भाई वर्किंग क्या है, किस तरीके से ये काम करता है। तो काम किस तरीके से करता है मैंने आपको बताया भाई, फीड इनलेट के थ्रू मटेरियल को डाल दो, वो मटेरियल जो हाई स्पीड रोटेट कर रहे हैं हैमर्स उनसे टकराएगा, टकरा कर टूटेगा और उसके बाद में आउटलेट से हम उसको रिसीव कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। सिंपल, ये सारी की सारी चीज़ें आपको इसमें लिख देनी है। द मटेरियल इज पुट इनटू द हॉपर, जो मटेरियल है उसको हम हॉपर में डाल देंगे, विच इज़ कनेक्टेड विद द ड्रम, जो ड्रम के साथ में कनेक्ट है। द मटेरियल इज पाउडर टू द डिजायर्ड साइज, और जो मटेरियल है वो हमारे डिजायर्ड के साइज में पाउडर फॉर्म में आ जाएगा ड्यू टू फास्ट रोटेशन ऑफ हैमर्स, ताकि जिससे किसकी वजह से जो फास्ट रोटेशन हो रहा है हैमर्स में, एंड इज कलेक्टेड अंडर द स्क्रीन, और उसको हम कलेक्ट कर लेंगे स्क्रीन में, ठीक है। द आउटपुट साइज ऑफ पार्टिकल्स डिपेंड्स ऑन द सी वेरिएशन, जो आउटपुट साइज है बेसिकली पार्टिकल्स का वो डिपेंड करता है सी वेरिएशन पर, यानी कि कितने नंबर की या कितनी बड़ी होल्स की या कितने बारीक होल्स की आपने छलनी उसके अंदर लगा रखी है, ठीक है। समझ में आ गई बात। हैमर मिल्स मे हैव 12 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीव मैशेस, हैमर मिल में 12 अलग अलग तरह के जो सीव मैशेस हैं, जालियां हैं, वो लगी रहती हैं, ठीक है। समझ में आ गई, अलग अलग 12 तरह की जालियां इसमें होंगी। एप्लीकेशंस यानी कि यूज़ क्या है हैमर मिल का, तो भाई आपको पता है यार साइज रिडक्शन में यूज़ हो रहा है तो यही लिख देना एप्लीकेशन में, सिंपल सी बात है। हैमर मिल इज़ यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इंटरमीडिएट ग्रेड्स ऑफ पाउडर फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। जो हैमर मिल है वो यूज़ होता है प्रोड्यूस करने के लिए इंटरमीडिएट ग्रेड्स को पाउडर के सभी के सब्सटेंस के, एक्सेप्ट स्टिकी मटेरियल्स दैट चोक द स्क्रीन, ठीक है। ऐसे मटेरियल्स को छोड़कर जो कि चिपचिपे होते हैं, जो कि चिपक जाते हैं, ठीक है, स्टिकी मटेरियल्स होते हैं, उनके अलावा ज़्यादातर मोस्टली जितने मटेरियल है उससे हम इसमें पाउडर फॉर्म में उसको कर सकते हैं। इट इज़ यूज़फुल इन पाउडरिंग ऑफ बार्स, जो छाल वगैरह होती है उसको पाउडर करने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। लीव्स को, पत्तियों को, रूट्स को, क्रिस्टल्स को, फिल्टर केक्स में, बेसिकली इन सारी के सारी चीज़ों को पाउडर फॉर्म में करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है हैमर मिल। अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं भाई बॉल मिल, ठीक है। बॉल मिल, बॉल मिल इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ ग्राइंडर, एक टाइप का ग्राइंडर है ये भी। एम्प्लॉयड इन ग्राइंडिंग द ड्रग सब्सटेंस इनटू सुपरफाइन पाउडर, जो कि क्या करता है कि ड्रग सब्सटेंस को ग्राइंड कर देता है सुपर फाइन पार्टिकल्स में या सुपर फाइन पाउडर्स में। प्रिंसिपल क्या है इसका, किस सिद्धांत पर ये वर्क करता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंबाइंड एट्रीशन एंड इम्पैक्ट, यानी कि दोनों प्रिंसिपल या बेसिकली कंबाइंड एट्रीशन यानी कि रगड़ कर किसी चीज़ का टूटना, जैसे कि सिल पत्थर वाले मैंने आपको एग्जांपल दिया था, दूसरा इम्पैक्ट टकरा कर किसी चीज़ का टूटना, तो दोनों चीज़ें यहाँ पर अप्लाई हो रही होती हैं। कंस्ट्रक्शन जानने से पहले थोड़ा सा पहले इसकी मतलब ज़ियारत कर लो आप, ठीक है। ये जो है क्या है, डायग्राम है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो पहले समझो मेरी बात अच्छे से, ठीक है। ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ा रहा हूँ, एकदम डिटेल में अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, और सारी की सारी चीज़ों को समझते हुए अच्छे से चलना। यहाँ पर क्या है भाई, एक मेटेलिक फ्रेम है, ये मेटेलिक फ्रेम है, ठीक है, यू कैन सी दैट। ये एक हैवी बेस लगा हुआ है, इसमें यहाँ पर क्या लगी हुई है, ये शाफ्ट लगी हुई है, रॉड्स, ठीक है। और यहाँ पर है ये मेन सिलेंडर, और इस सिलेंडर में ऊपर की तरफ है इनलेट, ठीक है। और इस सिलेंडर के अंदर छोटी छोटी स्टील की बॉल्स पड़ी हुई हैं, यू कैन सी दैट। ये स्टील की बॉल छोटी छोटी पड़ी हुई हैं, और यहाँ पर ये जो आपको छोटा छोटा दिख रहा है ये क्या है, यहाँ पर ये बारीक बारीक बेसिकली वो मटेरियल है जो भी हमें पीसना है, प्रोडक्ट मटेरियल है, यस, ये प्रोडक्ट मटेरियल है इसके अंदर। अब क्या होता है, होता क्या है इसमें, किस तरीके से ये वर्क करता है कि ये घूमता है, ठीक है, ये रोटेट करता है कुछ इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से घूमता है, ठीक है। तो जब ये घूमता है तो इसके अंदर जो स्टील की बॉल्स हैं वो ऊपर जाकर नीचे एकदम से गिरती हैं, और एकदम से टकरा कर और रगड़ कर बॉल्स के बीच में जब मटेरियल आता है, स्टील के बॉल्स में मेटेलिक जो बॉल्स होती हैं, स्टील की भारी भारी बॉल्स, उनके बीच में जब मटेरियल आता है तो टकरा कर भी टूटता है और एट्रिशन रगड़ कर भी वो टूटता है, ठीक है। तो साइज रिड्यूस हो जाता है, सिमिलर, ठीक है। तो यही आपको यहाँ पर लिख देना है भाई साहब, ठीक है।
कंस्ट्रक्शन में। इट कंसिस्ट ऑफ अ होलो सिलेंडर कंसिस्ट करता है विच इज़ माउंटेड, जो कि माउंट होता है किसी मेटेलिक फ्रेम पर इन सच अ वे, कुछ इस तरीके से दैट इट कैन बी रोटेट, ताकि वो रोटेट कर सके ऑन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस पर। जो सिलेंडर है कंटेन करता है बॉल्स जो है ऑक्यूपाई करती हैं 30 से लेकर 40% मील वॉल्यूम का। ठीक है, जो वेट होता है बॉल्स का वो केप्ट कांस्टेंट रहता है। जो बॉल साइज़ है डिपेंड करता है साइज़ ऑफ फीड, यानी कि जो किस टाइप की जो फीड है या उसका साइज़ क्या है उस पर डिपेंड करता है, और डायमीटर पर, जो मील का डायमीटर है उस पर बेसिकली ये डिपेंड करता है। द सिलेंडर एंड द बॉल्स आर मेड ऑफ मेटल, जो सिलेंडर है और जो बॉल्स हैं वो मेटल्स की बनी हुई होती हैं। वर्क किस तरीके से करता है मैंने आपको भी बता दिया डायग्राम के थ्रू। द ड्रग टू बी ग्राइंड इज पुट इनटू द सिलेंडर ऑफ द मिल एंड इज रोटेटेड। जो ड्रग हमें ग्राइंड करना है उसको हम कहाँ पर डालेंगे भाई, सिलेंडर में डाल देंगे मिल के, और फिर वो घूम रहा है, रोटेट कर रहा है। द स्पीड ऑफ अ रोटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जो स्पीड है उसके घूमने की, जो रोटेशन की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एट अ लो स्पीड पर क्या होगा, द मास ऑफ द बॉल्स विल स्लाइड और रोल ओवर ईच अदर एंड ओनली अ नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ साइज रिडक्शन विल अकर। देखो मेरी बात सुनो, ठीक है, मेरी बात सुनो पहले। अगर आपने स्पीड स्लो कर दी, उसका रोटेशन स्लो कर दिया, ठीक है, तो स्लो रोटेट हो रहा है, तो क्योंकि बॉल्स ऊपर जाकर नीचे नहीं गिर रही, ठीक है, बॉल्स ऊपर जाकर नीचे नहीं गिर रहे हैं, वो एक ही तरफ क्या कर रही हैं, फ्लोट करे जा रही हैं। बॉल्स एक ही तरफ फ्लोट करे जा रही हैं और सिलेंडर जो है रोटेट कर रहा है, बॉल्स अपनी जगह फ्लोट कर रही हैं। ठीक है, अपनी जगह मतलब वो तो बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल, बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में क्या होगा, साइज रिडक्शन होगा। अभी डायग्राम में मैं आपको ये दिखाऊंगा। ठीक है, दूसरा, एट अ हाई स्पीड, अगर हमने स्पीड बहुत ज़्यादा हाई कर दी तब क्या होगा, द बॉल्स विल बी थ्रोन आउट टू द वॉल्स बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड नो ग्राइंडिंग विल अकर। ठीक है, अगर हमने स्पीड बहुत ज़्यादा कर दी तब जो बॉल्स है ना वो ना तो एक जगह रहेंगी ना ऊपर जाकर नीचे की तरफ टकराएंगी, वो क्या होगा कि जो वॉल्स है सिलेंडर का उसके साथ में ही वो रोटेट करती रहेंगी और बिल्कुल हमारा जो साइज रिडक्शन है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो क्या होगा, जो बॉल्स हैं वो उसकी मतलब जो वॉल्स हैं, ठीक है, सिलेंडर की, उससे जाकर उसके साथ में रोटेट करेंगी और हमारा साइज रिडक्शन नहीं हो पाएगा। बट एट अ करेक्ट स्पीड, लेकिन अगर हम एकदम करेक्ट स्पीड रखते हैं, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जस्ट अकर्स विद द रिजल्ट दैट द बॉल्स आर कैरिड ऑलमोस्ट टू द टॉप। ठीक है, यानी कि अगर हम सुपीरियर लेवल का जो मतलब एकदम करेक्ट स्पीड अगर हम रखते हैं तब उससे क्या होगा, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जस्ट अकर लगेगी विद द रिजल्ट कि भाई जो बॉल्स हैं कैरीड ऑलमोस्ट टू द टॉप ऑफ द मील, यानी कि वो जो मील की टॉप पर जाएंगी उसके बाद में देन फॉल इन, उसके बाद में नीचे आकर गिर जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से ऊपर जाएंगी फिर नीचे गिरेंगी, फिर ऊपर जाएंगी फिर नीचे गिरेंगी, तो टकरा कर भी हमारा साइज रिडक्शन होगा और जो एक तरीके से इम्पैक्ट के थ्रू भी हमारा और एट्रिशन यानी कि रगड़ कर भी साइज रिडक्शन हो पाएगा। बाय दिस वे द मैक्सिमम साइज रिडक्शन इज अफेक्टेड बाय द इम्पैक्ट ऑफ पार्टिकल्स बिटवीन द बॉल्स एंड बाय एट्रिशन बिटवीन द बॉल्स। ठीक है, यानी कि बॉल्स के बीच में जो एट्रिशन लगेगा और बॉल्स के थ्रू जो इम्पैक्ट होगा ड्रग पर, यह जो हमारा मटेरियल है, तो उससे बहुत अच्छा हमारा जो साइज रिडक्शन है वो यहाँ पर हो पाएगा। आफ्टर अ सूटेबल टाइम, एक सूटेबल टाइम के बाद में जो मटेरियल है उसको हम बाहर निकाल लेंगे, पास करेंगे किसी छलनी से, सीव से, और टू गेट द पाउडर ऑफ द रिक्वायर्ड साइज का पाउडर पाने के लिए। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो 3 टाइप की स्पीड्स यहाँ पर मेंशन है। सबसे पहले है यहाँ पर लो स्पीड में, देखो क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई एक ही जगह पर जो बॉल्स है ना वो मतलब एक ही जगह पर ग्लाइड कर रही हैं, स्लाइड कर रही हैं। ठीक है, एक ही जगह पर ग्लाइडिंग हो रही है, स्लाइडिंग हो रही है सिमिलर, और बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में साइज रिडक्शन हो रहा। दूसरा क्या होगा, हाई स्पीड। देखो यहाँ पर आपने देखा ना, यहाँ पर आपने देखा कि लो स्पीड पर क्या हो रहा है कि एक ही तरफ जो बॉल्स हैं वो बेसिकली हो पा रही। दूसरा क्या होगा, हाई स्पीड पर जो वॉल्स है सिलेंडर की उसकी तरफ ये चारों तरफ जाकर क्या करने शुरू कर देगी, उसके साथ में ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगी, उसके साथ में रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। तो जब उसके साथ में रोटेट करेगी तब बिल्कुल साइज रिडक्शन नहीं होगा, बट एट अ करेक्ट स्पीड। लेकिन जैसे ही करेक्ट स्पीड होगी तो ये बॉल्स ऊपर की तरफ जाएंगी फिर नीचे आकर गिरेंगी, फिर ऊपर की तरफ जाएंगी फिर नीचे आकर गिरेंगी। देखो कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ जाकर नीचे आकर गिरेंगी, जिससे क्या होगा कि इम्पैक्ट भी पड़ेगा, टकरा कर भी पार्टिकल का साइज रिड्यूस होगा और एट्रिशन के थ्रू भी साइज रिड्यूस होगा। समझ में आ गई होगी बात। अब समझ लो इसके एप्लीकेशंस। ठीक है, यूजेस क्या हैं। द बॉल मिल इज यूज टू ग्राइंड द ब्रिटल ड्रग्स टू अ फाइनर पाउडर। ठीक है, जो बॉल मिल है बेसिकली उसको यूज़ किया जाता है ग्राइंड करने के लिए ब्रिटल ड्रग्स को फाइन पाउडर्स बनाने के लिए। जो बॉल मिल है यूज़ किया जाता है इज यूज टू ग्राइंड पाउडर्स फॉर ऑफ्थेल्मिक एंड पेरेंट्रल प्रोडक्ट्स। जो पेरेंट्रल प्रोडक्ट्स हैं, ऑफ्थेल्मिक आँखों में डालने वाली जो दवाई हैं या जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए बेसिकली
उनके लिए जो पाउडर्स हैं उसको ग्राइंड करने के लिए बॉल मिल का यूज़ किया जाता है। मिलिंग ऑफ पिगमेंट्स एंड इंसेक्टिसाइड्स फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से बॉल मिल्स आर यूज फॉर ग्राइंडिंग ऑफ हार्ड एंड एब्रेसिव एज वेल एज वेट एंड ड्राई मटेरियल फॉर फार्मास्यूटिकल पर्पज़। यानी कि जो बॉल मिल है उसको ग्राइंड करने के लिए हार्ड टाइप का पार्ट हो, ठीक है, कोई हार्ड चीज़ हो, या इसी तरीके से सूखा पदार्थ है, सूखा मटेरियल है, या गीला मटेरियल है, ड्राई या वेट हमारे पास मटेरियल है, उसके लिए उसके साइज़ को रिड्यूस करने में इसमें काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है बॉल मिल का। तो ये था हमारा मतलब साइज़ रिडक्शन। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे भाई साइज़ सेपरेशन के बारे में। देखो साइज़ रिडक्शन हमने कर लिया, साइज़ रिडक्शन हमने सिमिलर कर लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे साइज़ रिडक्शन कर लिया, अब साइज़ को सेपरेट करना, ठीक है, छलने से उसको छान लो, सिमिलर, ठीक है। साइज़ सेपरेशन में आपको यहाँ पर पढ़ना है भाई साइज़ सेपरेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर्स आपको पढ़ना है, ठीक है। पाउडर्स क्या होते हैं, पाउडर्स का क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना है, यानी कि कितनी मतलब कितने टाइप के पाउडर्स हो सकते हैं। कोर्स पाउडर है, दरदरा पाउडर, बिल्कुल बारीक पाउडर, वेरी फाइन पाउडर्स, ये सारा कुछ अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग। साइक्लोन सेपरेटर आपको यहाँ पर पढ़ना है, सीव्स छलनी वगैरह आपको यहाँ पर पढ़नी है, और जो स्टैंडर्ड्स हैं सीव के वो क्या क्या है, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो थोड़ा सारा चैप्टर ये वाला लेंथी है बट कोई नहीं, ठीक है, काफ़ी अच्छे से आपको यहाँ पर समझना है। साइज सेपरेशन, साइज सेपरेशन इज डिफाइंड एज अ टेक्निक, ये ऐसी टेक्निक है यूज टू सेपरेट द पार्टिकल्स ऑफ अ स्पेसिफाइड साइज, जो कि यूज़ की जाती है सेपरेट करने के लिए पार्टिकल्स को, जो स्पेसिफाइड साइज के जो पार्टिकल्स हैं उनको अलग करने के लिए या सेपरेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आप अपने घर में आटा छानते हो या कोई भी चीज़ छानते हो, ठीक है, तो आपका जो डिज़ायर्ड साइज़ है वो नीचे आ जाता है, जो अनवांटेड पार्ट है वो ऊपर छलने के ऊपर रह जाता है। तो सिमिलर ये सारा कुछ यहाँ पर पढ़ना है भाई। आफ्टर द प्रोसेस, प्रोसेस के बाद में, साइज रिडक्शन के प्रोसेस के बाद में, द साइज ऑफ द पार्टिकल शुड बी सेपरेट, ठीक है, जो साइज़ है पार्टिकल्स का उसको सेपरेट कर लेना चाहिए साइज रिडक्शन करने के बाद। अब यहाँ पर देखो हम पढ़ेंगे भाई ऑब्जेक्टिव्स, क्या क्या फ़ायदे हैं साइज सेपरेशन के, साइज सेपरेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं। साइज सेपरेशन इज इंपॉर्टेंट टू कैरी आउट ग्रेडिंग ऑफ पाउडर्स और ग्रेन्यूल्स टू ऑब्टेन द फ्रैक्शंस ऑफ नैरो साइज रेंज, यानी कि जो हमारी पार्टिकुलर जो हमारे डिज़ायर्ड साइज़ है, ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है कैरी करने के लिए, कैरी आउट करने के लिए ग्रेडिंग को पाउडर्स की, ठीक है, और ग्रेन्यूल्स की। इसी तरीके से ऑब्टेन करने के लिए फ्रैक्शन, जो हमारी बेसिकली नैरो साइज रेंज है या जो हमारा डिज़ायर्ड साइज़ है उसको ऑब्टेन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से टू कंट्रोल द साइज एंड अवॉइड वेरिएशंस इन द मटेरियल, ठीक है, एंड क्लासीफाई मटेरियल्स इनटू डिफरेंट साइजेस फॉर डिज़ायर्ड एप्लीकेशन, यानी कि साइज़ को कंट्रोल करने के लिए, वेरिएशंस को अवॉइड करने के लिए मटेरियल्स में, और क्लासीफाई करने के लिए मटेरियल्स को डिफरेंट साइजेस में डिज़ायर्ड एप्लीकेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से साइज सेपरेशन इंक्रीज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, साइज सेपरेशन क्या करता है भाई, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा, क्योंकि एक ही टाइप के सारे पार्टिकल्स एक ही साइज़ के हैं, ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा किसी ड्रग के, इम्प्रूव करेगा स्टेबिलिटी को फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म की, सच है जैसे कि सस्पेंशन वगैरह है, ठीक है, इसकी जो स्टेबिलिटी है, या सिरप वगैरह है उसकी जो स्टेबिलिटी है, यानी कि कितने टाइम तक वो स्टेबल रह सकते हैं, ठीक रह सकते हैं, उसको क्या करता है, एनहेंस करता है। इसी तरीके से जो साइज सेपरेशन है एनहेंस करता है परफॉर्मेंस को, एफिकेसी को, स्टेबिलिटी को डोजेज फॉर्म्स की। सिमिलरली साइज रिडक्शन हेल्प्स इन यूनिफॉर्म मिक्सिंग में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, ऑफ ड्रग्स रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग डिफरेंट फार्मूलेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो डिफरेंट फार्मूलेशंस हैं उनकी जो मतलब यूनिफॉर्म मिक्सिंग कराने में काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल है। फॉर एग्जांपल आपके पास सारा का सारा मटेरियल एक ही साइज़ का है तो प्रॉपर मिक्सिंग हो पाएगी। जैसा आप आटा गूंथते हो, पूरा आटे का जितने भी पार्टिकल्स हैं मेनली सारे के सारे लगभग एक ही साइज़ के होते हैं, ठीक है, तो ईजिली कितना अच्छा है, मतलब एकदम डो बनकर उसका आता है और आटा आप गूंथ लेते हो। अगर उसका अंदर मान लो अगर आप चावल भी ले लो, चावल का आटा नहीं, चावल के दाने, कुछ गेहूं के दाने, कुछ आटा आप ले लो, कुछ सूजी ले लो, कुछ मैदा ले लो, तो अलग अलग टाइप का साइज़ हो जाएगा ना, तो प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो पाएगी। तो इसलिए साइज सेपरेशन बहुत ज़्यादा मीन्स दैट हेल्पफुल है किस चीज़ के लिए, यूनिफॉर्म मिक्सिंग के लिए। समझ में आ गई बात। अब देखो भाई साइज सेपरेशन इज ऑल्सो नोन एज सीविंग भी इसको बोलते हैं, यानी कि किसी चीज़ को छानना, ठीक है, चन्नी में छानते हैं ना, सिमिलरली शिफ्टिंग में इसका, और स्क्रीनिंग, तीनों चीज़ें ये आ गई सिमिलर। मैकेनिज्म ऑफ साइज सेपरेशन आर, जो मैकेनिज्म है साइज सेपरेशन की वो क्या है, ऑसिलेशन, वाइब्रेशन के थ्रू किसी चीज़ को छानना, वाइब्रेशन एंड गाइडेशन, ये सारा कुछ इसमें आ जाता है। क्लासिफिकेशन अब यहाँ पर हम कर रहे हैं भाई पाउडर्स का अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग आईपी। द इंडियन फार्माकोपिया describe that the degree of coarseness
और फाइननेस ऑफ अ पाउडर इज डिफरेंशिएटेड एंड एक्सप्रेस बाय द साइज ऑफ सीव। जो इंडियन फार्माकोपिया है उसने डिस्क्राइब किया है क्या डिग्री को कोर्सनेस की, यानी कि आप कितनी डिग्री के जो पार्टिकल्स हैं, कितने साइज का जो मटेरियल है उसको आप कोर्सनेस कह सकते हो, दरदरा पार्टिकल कह सकते हो, ठीक है। या उसकी जो फाइननेस है, उसका बारीकपन, ठीक है, किसी पाउडर का वो डिफ्रेंशिएटेड होता है, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं उस सेव के जो साइज़ है बेसिकली उसके एतबार से। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 65 नंबर की छलनी है, ठीक है, तो जितना पार्टिकल उससे पास आउट हो जाएगा उस पार्टिकल्स को हम भी बेसिकली नाम दे देंगे, ठीक है, कोर्स पाउडर है या जो भी सिमिलर। थ्रू विच द पाउडर, जिससे जो पाउडर है इज एबल टू पास, ठीक है, जिससे पाउडर पास हो सके छलनी से, सीव से। द फॉलोइंग आर द टर्म्स आर यूज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ पाउडर्स। पाउडर्स के डिस्क्रिप्शन में ये कुछ बेसिकली टर्म्स हैं जो कि हमें यहाँ पर अभी पढ़नी हैं, जो कि यूज़ की जाती हैं। समझ में आ रही होगी बात। सबसे पहले है कोर्स पाउडर्स। कोर्स पाउडर्स, ठीक है, 1044 ये याद रखना है। इसका मतलब क्या है अभी बताता हूँ। इट इज़ अ पाउडर, ये वो पाउडर है ऑफ विच ऑल द पार्टिकल्स पास थ्रू सीव नंबर 10 एंड नॉट मोर देन 40% पास थ्रू सीव नंबर 44, ठीक है। यानी कि कोर्स पाउडर वो पाउडर होता है जो कि जिसमें क्या होगा, ऑल द पार्टिकल्स पास थ्रू सीव नंबर 10, यानी कि 10 नंबर की जो छलनी है ना उसमें से सारा का सारा पार्टिकल्स पास हो जाए, ठीक है, सारा का सारा पार्टिकल्स 10 नंबर की छलनी से पास हो जाए, ठीक है। एंड नॉट मोर देन 40%, और 40% से ज़्यादा पास ना हो, किससे, सीव नंबर 44 से। सीव नंबर 44 से, 44 नंबर की जो छलनी है उससे 40% से ज़्यादा पार्टिकल जो मतलब मटेरियल है वो पास नहीं हो, और 10 नंबर की छलनी से सारा का सारा मटेरियल अगर पास हो जाता है तब हम उसको बोलते हैं कोर्स पाउडर। सर कंफ्यूज कर दिया हमें, एक बार और सुन लो, ठीक है, समझ लो अच्छे से। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोर्स पाउडर, दरदरा पाउडर कब हम बोलेंगे, जब वो सारा का सारा मटेरियल, देखो मेरी बात सुनो, आपके पास कोई पाउडर है, ठीक है, आप उसको कोर्स पाउडर कब बोलोगे। मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई आप उसको कोर्स पाउडर जब बोलोगे जब आप उसको छानोगे। एक 10 नंबर की छलनी आपके पास अगर है और उस 10 नंबर की छलनी में सारा का सारा मटेरियल जो है वो छन जाता है, पास हो जाता है, और 40% से ज़्यादा 44 नंबर की जो छलनी है उससे पास नहीं होता है, तब आप उसको कोर्स पाउडर बोलोगे। जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, ये वो पाउडर है जिसमें सभी पार्टिकल्स पास हो जाते हैं सीव नंबर 10 से, और 40% से ज़्यादा पास नहीं होते, नॉट मोर देन 40% पास थ्रू सीव नंबर 44 से पास नहीं होते। समझ में आ गई बात। आप समझ लो भाई, मॉडरेटली कोर्स पाउडर किसे बोलेंगे, 2260 याद रखना यहाँ पर, ठीक है, 22 एंड 60 यहाँ पर याद रखना। इट इज़ द पाउडर ऑफ विच ऑल द पार्टिकल्स पास थ्रू सीव नंबर 22। ये वो पाउडर होता है जिसमें सारा का सारा मटेरियल, सारा का सारा पाउडर अगर 22 नंबर की छलनी से पास हो जाता है, एंड और नॉट मोर देन 40% पास थ्रू सीव नंबर 60, और 60 नंबर की जो छलनी है उसमें 40% से ज़्यादा पास नहीं होता, तब हम उसको बोलते हैं मॉडरेटली कोर्स पाउडर्स, ठीक है। अब यहाँ पर मॉडरेटली फाइन पाउडर कब बोलेंगे, 44 85 याद रखना यहाँ पर। अ पाउडर ऑफ विच ऑल पार्टिकल्स पास थ्रू सीव नंबर 44, जिसमें क्या होगा कि भाई 44 नंबर की छलनी से सारा का सारा मटेरियल, सारा का सारा पाउडर अगर पास हो रहा है, एंड नॉट मोर देन 40% पास थ्रू सीव नंबर 85, और 85 नंबर की जो छलनी है उसमें 40% से ज़्यादा पास नहीं हो रहा, तब हम उसको बोलेंगे मॉडरेटली फाइन पाउडर्स, ठीक है, मॉडरेटली फाइन पाउडर्स। अब यहाँ पर फाइन पाउडर्स किसे बोलेंगे, 85 यहाँ पर याद रखना। इट इज़ द पाउडर ऑफ विच ऑल द पार्टिकल्स पास थ्रू सीव नंबर 85, यानी कि 85 नंबर की जो छलनी है अगर उससे सारा का सारा जो पाउडर है, सारा का सारा जो पाउडर है अगर वो पास हो जाता है, ठीक है, सारा का सारा पाउडर अगर पास हो जाता है तब हम उसको बोलेंगे फाइन पाउडर। वेरी फाइन पाउडर कब बोलेंगे, जब इट इज़ द पाउडर ऑफ विच ऑल द पार्टिकल्स पास थ्रू सीव नंबर 120, यानी कि 120 नंबर की जो छलनी है उसके थ्रू अगर सारा का सारा जो मटेरियल है, सारा का सारा पाउडर है वो पास हो जाता है, छलनी में छन जाता है, तब हम उसको बोलेंगे वेरी फाइन पाउडर्स, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं भाई साइक्लोन सेपरेटर। वही सारी चीज़ें, सबसे पहले यहाँ पर हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे, फिर कंस्ट्रक्शन, फिर वर्किंग, फिर यूजेस, ठीक है, फिर इस तरीके से। इन साइक्लोन सेपरेटर में देखो क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज यूज टू सेपरेट सॉलिड्स फ्रॉम फ्लूइड्स, ठीक है, फ्लूइड से सॉलिड्स को सेपरेट करने के लिए बेसिकली जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो यहाँ पर अप्लाई होती है, यूज होती है। द सेपरेशन डिपेंड नॉट ओनली ऑन द पार्टिकल साइज, जो सेपरेशन है वो सिर्फ पार्टिकल साइज पर ही डिपेंड नहीं करता, बट ऑल्सो ऑन डेंसिटी ऑफ पार्टिकल, बट उस पार्टिकल की जो डेंसिटी है उस पर भी क्या करता है,
उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन वर्किंग समझाने से पहले पहले मैं आपको इसका डायग्राम दिखा देता हूँ। देखो कुछ इस टाइप का होता है भाई साइक्लोन सेपरेटर। ठीक है, यहाँ से इनलेट के थ्रू हम मटेरियल को डाल देंगे। ठीक है, मटेरियल को डाल देंगे, जैसे ही ये मटेरियल आएगा, जैसे देखो डायग्राम को बहुत ध्यान से समझो, ये मटेरियल आएगा, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पर लगेगी और ये इस तरीके से मतलब घूमेगा। ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो लार्ज पार्टिकल्स हैं वो तो नीचे सस्पेंड होना स्टार्ट कर देंगे और जो हल्के पार्टिकल्स हैं वो ऊपर की तरफ आउटलेट के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। फ्लूइड और कुछ स्मॉल पार्टिकल्स ऊपर की तरफ बाहर निकल जाएंगे और जो लार्ज वो भारी पार्टिकल्स होंगे वो नीचे की तरफ बैठ जाएंगे। सिमिलरली इस चीज़ को देखो आप कुछ ऐसे समझो कि गाँवों वगैरह में क्या होता था, गाँवों वगैरह में, और मैंने भी देखा है मतलब कि अगर गेहूं वगैरह अगर छानने होते हैं या धान वगैरह जो होते हैं, चावल वगैरह, जब उसको छानते हैं तो पंखा लगा देते हैं या कूलर लगा देते हैं या बड़े जो फ़ैन है वो लगा देती हैं, उसके आगे ऊपर से उसको डालते हैं। ठीक है, जो मटेरियल है पंखे का अगर उसको डालते हैं तो जो गेहूं है, ठीक है, जो गेहूं है क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है, वो भारी है, बड़ा मटेरियल है, लार्ज पार्टिकल्स हैं, तो वो नीचे बैठ जाते हैं और जो मतलब हल्का धूल मिट्टी डस्ट कूड़ा ये सारी के सारी चीज़ें हैं वो हवा के साथ में आगे बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो सिमिलरली यही चीज़ यार यहाँ पर हो रही है। ठीक है, जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो नीचे जो है सस्पेंड कर रहे हैं और जो छोटे पार्टिकल्स हैं ऊपर की तरफ से बाहर निकल जा रहे हैं। तो यही सारा कुछ यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए रहता है मेरे दोस्त। कंस्ट्रक्शन यहाँ पर अब देखो हम पढ़ने वाले हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल, जैसे कि अभी हमने देखा डायग्राम में, सिलेंड्रिकल एक वेसल होती है विद जिसमें कॉनिकल बेस होता है। ठीक है, उसका मीन दैट जो बेस होता है वो कोन शेप का होता है, कॉनिकल होता है। इन द अपर पार्ट में वेसल की इट हैज़ एक फ्लूइड आउटलेट होता है और एक एंड देयर इज एक सॉलिड आउटलेट होता है लोअर पार्ट में वेसल की। ठीक है, ऊपर के पार्ट में फ्लूइड आउटलेट, नीचे के पार्ट में सॉलिड आउटलेट होता है। एंड देयर इज अ टेंजेनाइटल इनलेट होता है एक, जिससे हम थ्रू विच द सस्पेंशन इस पास, जहाँ से हम सस्पेंशन को पास कराते हैं। समझ में आ गई बात? अब सुन लो वर्किंग कैसे करता है भाई ये। द सस्पेंशन ऑफ अ सॉलिड इन अ गैस, जो सस्पेंशन है सॉलिड का किसी गैस में, यूजुअली एयर में इंट्रोड्यूस कराते हैं हम अंडर वेरी हाई वेलोसिटी के साथ में, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ में हम उसको पास कराते हैं वेसल के अंदर, सो दैट द रोटेटरी मूवमेंट टेक प्लेस विद इन द वेसल। तो जिससे क्या होता है, रोटेटरी मूवमेंट होता है किसके अंदर, वेसल के अंदर रोटेटरी मूवमेंट होता है, जैसे कि आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख सकते हो। रोटेटरी मूवमेंट होता है, कैसा मूवमेंट होता है, रोटेटरी मूवमेंट होता है ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। जो पार्टिकल्स हैं हैविंग हाई डेंसिटी, जो जिनके हाई डेंसिटी जो भारी पार्टिकल्स हैं, जैसे गेहूं का एग्जांपल लिया था, वो नीचे बैठ जाती हैं, आर थ्रोन टुवर्ड द वॉल। ठीक है, वॉल्स के थ्रू वो नीचे कलेक्ट हो जाते हैं कॉनिकल बेस में, कलेक्टेड थ्रू कॉनिकल बेस। एंड द फाइन पार्टिकल्स, और जो फाइन पार्टिकल्स हैं उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं फ्लूइड के साथ में, यानी कि जो ऊपर वाला जो आउटलेट है उसके थ्रू। ठीक है, एप्लीकेशंस और समझ लो भाई इसकी साइक्लोन सेपरेटर की। इट इज़ यूज फॉर दी सेपरेशन ऑफ सस्पेंशन ऑफ अ सॉलिड इन अ गैस और एयर और लिक्विड। ठीक है, बेसिकली सस्पेंशन के सेपरेशन में इसका यूज़ किया जाता है, सॉलिड की किसी गैस में या एयर या लिक्विड की। ठीक है, सॉलिड हो किसी गैस में या एयर हो, ठीक है, या लिक्विड हो। इट इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स बाय स्प्रे और फ्लूइड बाय ड्राइंग। ठीक है, यूज़ किया जाता है प्रोड्यूस करने के लिए ड्रग्स के प्रोडक्शन में, इसका स्प्रे कर स्प्रे से या बेसिकली फ्लूइड बाय ड्राइंग के प्रोसेस से। इट इज़ ऑलमोस्ट यूज फॉर सेपरेशन ऑफ फाइन ग्रैन्यूल्स फ्रॉम द कोर्स ग्रैन्यूल्स, यानी कि जो दरदरे ग्रैन्यूल्स होते हैं उसमें से बारीक जो मटीरियल है उसको अलग करने में इसका यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स बेस्ड अपॉन साइज, स्पेसिफिक ग्रेविटी, पोरोसिटी एंड कंसंट्रेशन फ्रॉम सॉलिड्स, लिक्विड, गैसेस। ठीक है, यूज़ किया जाता है साइक्लोन सेपरेटर का सेपरेट करने के लिए पार्टिकल्स को, वो पार्टिकल जो कि बेस हैं साइज पर, स्पेसिफिक ग्रेविटी पर, पोरोसिटी पर, ठीक है, और कंसंट्रेशन पर, किसकी, सॉलिड्स की, लिक्विड की, गैसेस की, इसके हिसाब से। समझ में आ गई बात? इट कैन बी यूज इन एयर हैंडलिंग सिस्टम में इसका यूज़ किया जाता है बेसिकली प्रोड्यूस करने के लिए फ्री क्लीन एयर को। ठीक है, अब यहाँ पर छलनी और हमें पढ़नी है भाई। सीव्स किसे बोलते हैं, देखो सीव, अ सीव ऑल्सो कॉल्ड सिफ्टर। यहाँ पर छलनी का जिक्र हो रहा है, सीव बोलते हैं हम छलनी को। ठीक है, आपके घर में आटा छानने वाली, चाय छानने वाली जो छलनी है उसी का जिक्र यहाँ पर हो रहा है। ये एक ऐसी डिवाइस है, एक सीव जिसको सिफ्टर भी बोलते हैं, इज़ अ डिवाइस, एक इस टाइप की डिवाइस है यूज फॉर सेपरेटिंग
वांटेड एलिमेंट फ्रॉम अनवांटेड मटेरियल, जो कि यूज़ की जाती है अनवांटेड मटेरियल्स को अलग करने के लिए वांटेड मटेरियल से। फॉर एग्जांपल आपने चाय बनाई, अब आप उसको छानोगे भी, छानोगे किसमें, किसी छलनी में। आपको क्या चाहिए, चाय चाहिए, क्या नहीं चाहिए, चाय की पत्ती नहीं चाहिए, तो जो चाय की पत्ती है वो चाय छलनी के ऊपर रह जाएगी, और जो आपको चाहिए मीन दैट चाय वो कप में आ जाएगी। ठीक, सिमिलर यार, सिंपल सी बात है, ठीक है। मीन दैट अनवांटेड मटेरियल से हमें वांटेड मटेरियल अपना निकाल लेना है, ठीक है। यही काम करती है छलनी। सीव्स आर मोस्ट कॉमनली यूज डिवाइस फॉर पार्टिकल साइज एनालिसिस, पार्टिकल के साइज को एनालाइज करने के लिए सीव एक कॉमनली यूज डिवाइस है। बेसिकली सीव का जितना बड़ा, कि कोई आपके पास छलनी है, अब उसके अंदर जितने ज़्यादा होल्स होंगे, जितने बड़े या जिस साइज़ के होल्स होंगे उसके हिसाब से उस साइज़ का पार्टिकल निकल जाएगा, या उससे कम साइज़ का पार्टिकल निकल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली मतलब जो पार्टिकल साइज़ की एनालिसिस आपको करनी है उसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, हेल्पफुल है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पार्टिकल्स की डिपेंडिंग पर, ठीक है, पार्टिकल्स के साइज़ के बेस पर, ठीक है, टू बी सेपरेटेड, जो हमें सेपरेट करना है, सीव विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ होल्स इज यूज। सीव जो है डिफरेंट होल्स के साथ में, डिफरेंट छेद के साथ में यूज़ की जाती है। सीव्स आर कोटेड विद गैल्वेनाइजिंग मटेरियल टू प्रिवेंट कोरोजन। ये बहुत ज़्यादा मुझे ये वाला पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगता है, आपसे एमसीक्यू में, एग्जिट एग्जाम में भी, और शायद आपका जो फार्मास्यूटिक्स का मेन एग्जाम होगा उसमें एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता है। इवन दैट आपका जो एग्जामिनर है वो भी आपसे पूछ सकता है कि भाई जो सीव है उस पर कोटिंग किस मटेरियल की होती है। तो सीव पर कोटिंग हुई हुई होती है एक गैल्वेनाइजिंग मटेरियल की। किस लिए गैल्वेनाइजिंग मटेरियल की कोटिंग क्यों हुई होती है? टू प्रिवेंट कोरोजन, ताकि उसमें जंग न लगे, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो भाई, अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ सीव्स, छलनी के जो स्टैंडर्ड्स हैं। स्टैंडर्ड ऑफ सीव्स यूज फॉर फार्मास्यूटिकल टेस्टिंग, yes, just wait. Standard of sieves used for pharmaceutical testing must specify the following, यानी कि जो स्टैंडर्ड है सीव का, जो कि हम यूज़ कर रहे हैं किसके लिए, टेस्टिंग के लिए, फार्मास्यूटिकल टेस्टिंग के लिए, उसमें ये कुछ फॉलोइंग जो है स्पेसिफाई, मतलब मस्ट स्पेसिफाई, मतलब फॉलोइंग को करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि नंबर ऑफ सीव के बेस पर, नंबर ऑफ सीव नंबर indicates the number of meshes in a length of 2.54 cm in each transverse direction parallel to the wires, ठीक है। यार ऐसा समझो, देखो मेरी बात सुनो, कितने उसके अंदर होल्स हैं, ठीक है, कितने, मान लो 2.54 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर है, लेंथ है, उसके अंदर नंबर ऑफ मैशेस, ठीक है, नंबर ऑफ मैशेस वो कितने हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली आप यहाँ पर उसको क्या कर रहे होते हो, इंडिकेट कर रहे होते हो नंबर ऑफ मैचेस को, किसमें, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, जो कि पैरेलल है, दो वायर से पैरेलल है, ठीक है, समझ में आ गई। दूसरी चीज़ नॉमिनल साइज ऑफ एपर्चर, जो होल है, ठीक है, जो एक होल, यार आपको मतलब कैसे मैं आपको बताऊँ, चिड़िया बल्ला आपने खेला नहीं, बैडमिंटन रैकेट, ठीक है, उसमें रैकेट में जो मतलब छोटे छोटे खाने बने हुए होते हैं ना, बॉक्सेस, वो उसका साइज़ कितना है, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से जो छलनी है उसके अंदर भी तो होल्स होती हैं ना, अब वो होल्स बारीक बारीक हैं या जितने भी, तो उन होल्स का साइज़ कितना है, तो ये यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं नॉमिनल साइज ऑफ एपर्चर। नॉमिनल साइज ऑफ एपर्चर इंडिकेट करता है डिस्टेंस बिटवीन द वायर्स, यानी कि दो वायर्स के बीच में डिस्टेंस कितनी है। इट रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर एपर्चर, यानी कि जो उसमें छेद है, जो एपर्चर है, उसके साइज़ को बेसिकली, उसकी जो मतलब लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर एपर्चर, ये सारी की सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। अब यहाँ पर नॉमिनल डायमीटर ऑफ वायर, जो वायर हम यूज़ कर रहे हैं छलनी बनाने के लिए, या जो रैकेट है, या जो चिड़िया बल्ला है, ठीक है, तो उसमें जो हमारे पास जो बैडमिंटन जो होता है वो, ठीक है, तो उसमें जो वायर है उसका डायमीटर कितना है, वो मोटा है, पतला तार है, कैसा है, उसके बेस पर। तो नॉमिनल डायमीटर ऑफ वायर, इट इज़ द डायमीटर ऑफ वायर यूज इन द सीव, ठीक है, ये वो डायमीटर होता है वायर का जो कि यूज़ होता है किस में, छलनी में। द वायर शुड हैव द स्पेसिफाइड डायमीटर, जो वायर है, जो तार है, उसमें स्पेसिफाइड डायमीटर होना चाहिए इन ऑर्डर टू गिव अ सुइटेबल अपर्चर देने के लिए, सुइटेबल अपर्चर साइज देने के लिए, सफिशिएंट स्ट्रेंथ देने के लिए, और एंड टू अवॉइड डिस्टोरेशन ऑफ सीव, और सीव ताकि वो एकदम फट नहीं जाए, ख़राब नहीं हो जाए, ये सारी की सारी चीज़ें। तो बेसिकली नॉमिनल जो साइज़ है, डायमीटर है वायर का, वो भी यहाँ पर वेरी करता है। इसी तरीके से अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज सीविंग एरिया, ज़रा मुझे बताओ, आप आटा छानते हो
तो जो इतनी बड़ी कोई छलनी है या छलना है, ठीक है, उसमें आप आटा छान रहे हो, कहाँ से छनता है, बीच के कुछ पार्ट से छनता है ना, ऐसा तो नहीं है कि पूरी छन्नी में से छन रहा है, ठीक है। तो जिस साइज से ज़्यादा छन रहा है वो क्या है, अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज सीविंग एरिया है, जहाँ से ज़्यादा छन रहा है अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज। इट इज़ द एरिया, ये वो एरिया होता है मैश का, जाली का, एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ द सीव, जो कि परसेंटेज होती है टोटल एरिया की। सीव का जो टोटल एरिया की जो परसेंटेज है, इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ वायर यूज, ये डिपेंड करती है जो साइज़ है, जिस साइज़ का वायर हमने यूज़ किया है उस पर। सीव एरिया कैप्ट विद इन अ रेंज ऑफ 35 to 40%, ठीक है। बेसिकली सीव एरिया मतलब रेंज करता है 35 से 40% उसके अंदर होता है, जहाँ से छलता है। दिस एरिया सुटेबल टू गिव एनफ स्ट्रेंथ टू सीव वाइल सीविंग, यानी कि जब हम किसी भी मटेरियल को छानते हैं तो उसमें एनफ स्ट्रेंथ देने के लिए छलने को बेसिकली ये जो एरिया है सुटेबल होता है। फिफ्थ है हमारे यहाँ पर अपर्चर टॉलरेंस एवरेज साइज, ठीक है, यानी कि सम वेरिएशंस इज अपर्चर साइज इज अनअवॉइडेबल। बहुत सारे कुछ वेरिएशंस ऐसे भी होती हैं जो कि अनअवॉइडेबल होती हैं, जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते, चाह कर भी हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, कुछ मतलब उसके अंदर आ ही जाता है एरर, ठीक है। कुछ वेरिएशंस अपर्चर में अनअवॉइडेबल होते हैं। दिस वेरिएशन इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, इस वेरिएशन को हम एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज में, एंड नोन एज अपर्चर टॉलरेंस एवरेज, और इसी को हम कहते हैं अपर्चर टॉलरेंस एवरेज। द लिमिट ऑफ इट इज गिवन इन द फार्माकोपिया, जो फार्माकोपिया बुक है उसमें बेसिकली इसकी लिमिट दी हुई होती है। यस, तो हमने दो चीज़ अभी तक पढ़ ली भाई, क्या क्या हमने पढ़ लिया, हमने पढ़ा साइज रिडक्शन और हमने पढ़ा साइज सेपरेशन। तो अब नेक्स्ट हमारा इसमें जो टॉपिक है वो है मिक्सिंग, ठीक है। जो प्रोसेस है अब हमारा थर्ड प्रोसेस वो क्या है, मिक्सिंग। अब हमने भाई साइज रिडक्शन भी कर लिया, साइज सेपरेशन भी कर लिया, अब क्या है, मिक्स करो उसको, ठीक है। सो दैट डबल कोन ब्लेंडर यहाँ पर इक्विपमेंट है, टरबाइन मिक्सर है, ट्रिपल रोलर मिल है, सिल्वर्सन मिक्सर होमोजेनाइजर यहाँ पर बेसिकली ये 4 इक्विपमेंट्स हैं जो कि आपको इसमें पढ़ने हैं। मिक्सिंग क्या है, किसी भी चीज़ को मिक्स करना है, मिक्सिंग है, सिंपल, अपनी लैंग्वेज में लिख देना। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स अपनी लैंग्वेज में इसको लिख देना। मिक्सिंग में बी डिफाइंड एज एन ऑपरेशन, कोई एक ऐसा ऑपरेशन है, एक ऐसा काम है, इन विच जिसमें 2 और मोर देन 2 इंग्रेडिएंट्स, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स आर मिक्स टुगेदर, मिक्स किए जाते हैं आपस में, ठीक है। किसी एक इंग्रेडिएंट को तो आप मिक्स करोगे नहीं बेसिकली, ठीक है। आटे को, पानी को, नमक को, 3 को एक साथ मिक्स करोगे, या कोई भी चीज़ है बेसिकली 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को ही तो मिक्स करोगे, तो आपस में उसको मिक्स करना, ठीक है, ये बेसिकली मिक्सिंग कहलाता है। सो दैट ईच पार्टिकल ऑफ वन कंपोनेंट इज इन कॉन्टैक्ट और क्लोज विद ईच पार्टिकल ऑफ अदर कंपोनेंट, यानी कि अगर हमारे पास 2 कंपोनेंट हैं तो एक दूसरे के कांटेक्ट में दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में क्लोजली आ जाएं, ठीक है। समझ में आ गई बात, ये क्या है, मिक्सिंग कहलाता। ऑब्जेक्टिव्स, फायदे क्या हैं भाई मिक्सिंग के, टू फॉर्म अ यूनिफॉर्म मिक्सचर, एक प्रॉपर यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाने के लिए मिक्सिंग का यूज़ किया जाता है। टू प्रमोट द केमिकल रिएक्शन टू गेट द यूनिफॉर्म प्रोडक्ट, और केमिकल रिएक्शन को प्रमोट करने के लिए और पाने के लिए, यूनिफॉर्म प्रोडक्ट पाने के लिए, ठीक है। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सस्पेंशन और पेस्ट एंड अदर फॉर्मुलेशन, ठीक है। क्या बनाने के लिए मदद करता है, सस्पेंशन बनाने के लिए, इसी तरीके से पेस्ट बनाने के लिए, अदर फॉर्मुलेशन बनाने के लिए बेसिकली किस चीज़ का, मिक्सिंग का यूज़ किया जाता है। इट हेल्प्स इन मिक्सिंग ऑफ वाटर एंड ऑयल, ठीक है, ऑयल एंड वाटर इसको मिक्स करने में इसका यूज़ किया जाता है, जिसको हम इमल्शन बोलते हैं। इसी तरीके से प्रोड्यूस करने के लिए फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज को प्रोड्यूस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि सॉल्यूशन है किसी सॉल्युबल सब्सटेंस का। यस, तो अब यहाँ पर हमें देखो सबसे पहले पढ़ना है जो इक्विपमेंट इसमें है वो है डबल कोन ब्लेंडर। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर आप कुछ ज़्यादा ही डिटेल में नहीं पढ़ा रहे, तो भाई मेरे अजीज़ दोस्त, मैं आपको वो नहीं पढ़ाऊँगा जिससे आपको मतलब अपने एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाकर बैठकर आप मुझे ये सोचो कि यार मतलब हमें कुछ वो नहीं पढ़ाया जो हमें पढ़ाना चाहिए था, ठीक है। मतलब मैं आपको एकदम वही पढ़ाऊँगा जो आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपको एकदम समझ में आ जाए, ठीक है। क्योंकि मेरा यहाँ पर जो मेन मोटिव है ना वो है कि आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स यार एकदम क्लियर करा देना।
क्योंकि जितने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, क्वेश्चन किसी भी टाइप का आ जाए। अब यहाँ पर तो देखो नोट्स हैं, ठीक है। अब एग्जामिनर किसी भी टाइप से कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो याद कैसे करोगे आप? क्वेश्चन आंसर याद करोगे? यार 8th क्लास के स्टूडेंट थोड़े ही हो क्वेश्चन आंसर याद करके जाओगे, या वो 8th क्लास थोड़े ही आपका जो वहाँ पे क्वेश्चन आंसर मतलब आप उसके हिसाब से प्रिपरेशन करोगे। आपके पास नोट्स हैं प्रॉपर, ठीक है। उस नोट्स के हिसाब से वहाँ से किसी भी टाइप का वो क्वेश्चन बनाकर आपको दे सकते हैं। सो दैट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ईजिली अपनी लैंग्वेज में आपको लिखना है। देखो यार, डी फार्मा कोर्स मतलब मैं ये समझता हूँ कि स्टूडेंट्स इसको जो मतलब इसमें कुछ सब्जेक्ट हैं उसको अपने हिसाब से वो टिपिकल बना देती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आसान होता है। इसमें आपको ज़्यादा याद करना नहीं रहता, आपको समझना रहता है सारा कुछ। जैसा भी हमने 2 प्रोसेस पढ़े, साइज रिडक्शन हमने पढ़ लिया, आपकी समझ में आ गया भाई साइज को रिड्यूस कर देना साइज रिडक्शन कहलाता है। उसमें 2 इक्विपमेंट्स हमने पढ़ लिए, ठीक है। उन दोनों का आप डायग्राम भी अच्छे से अगर याद कर लोगे, डायग्राम बना दियो, डायग्राम देखकर आपने उसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग लिख दी, यूज़ आपको उसका पता ही है, तो एकदम हो गया सिमिलर, मतलब जो अच्छे मार्क्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। इसी तरीके से फिर हमने साइज सेपरेशन पढ़ा, आपको पता है भाई किसी भी चीज़ के साइज़ को सेपरेट करना, छानना वगैरह, ठीक है, छलनी वगैरह, उसमें सारा कुछ आपकी समझ में आ गया। अब हम पढ़ें यहाँ पर मिक्सिंग, ठीक है। तो सारी चीज़ों को आपको अच्छे से समझ लेना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना है। जब एग्जामिनेशन हॉल में जाकर बैठोगे ना, तो मेरी ये बातें मीन्स दैट जो यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये जब क्वेश्चन आएगा ना तो फ़ौरन से आपके दिमाग में आ जाएंगे कि हाँ यार ये चीज़ जो है समझ में आ गई थी अच्छे से, ठीक है। तो जब आपकी समझ में वो चीज़ आ गई तब आप उसको मतलब अपने माइंड से जो उसको लिखोगे ना, वो एक अलग ही मतलब अल्टीमेट लेवल का, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स अपनी लैंग्वेज में हिंदी में ही लिख दें, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में हिंदी में लिख दो कि भाई साइज रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो कोई भी पदार्थ है, मटेरियल है, उसका जो साइज़ है उसको हम रिड्यूस कर रहे होते हैं, घटा रहे होते हैं, इसी को हम साइज रिडक्शन कहते हैं। डेफिनेशन हो गए सिमिलर। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट अपनी लैंग्वेज में लिख देंगे तो सिमिलर। बहुत ज़्यादा आसान है यार एकदम, ठीक है। तो ये मत देखो कि यार लेक्चर कितना ज़्यादा लेंथी हो रहा है, ये मत देखो, ये देखो कि आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपके समझ में आ रहा है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सुपीरियर लेवल से यहाँ पर अपनी पूरी ताकत लगाकर, ठीक है, जितना मतलब मैं आपको एफर्ट कर सकता हूँ, ठीक है, उसके हिसाब से, क्योंकि आपके 6 जून से एग्जाम स्टार्ट है, सुपीरियर लेवल का यहाँ पर मैं एफर्ट दे रहा हूँ, आपको भी एफर्ट देना पड़ेगा, ठीक है। डबल कोन ब्लेंडर, ये भी एक इक्विपमेंट है, मिक्सिंग में यूज़ होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्विन शेल ब्लेंडर भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है? इट इज़ अ टम्बलिंग मिक्सर, एक टम्बलिंग मिक्सर है। इट वर्क्स ऑन द मैक्सिमम ऑफ डिफ्यूजिव मिक्सिंग के तौर पर, बेसिकली डिफ्यूजिंग मिक्सिंग जो प्रिंसिपल है या बेसिकली उस पर ये उसके मैकेनिज्म पर ये वर्क करता है। आपने देखा ना जब मतलब कहीं पर लेंटर वगैरह डलता है, ठीक है, लेंटर वगैरह छत वगैरह जब डाली जाती है उसमें सीमेंट वगैरह बनाने के लिए बड़ी सी एक मशीन आती है, ठीक है, बड़ी सी मशीन जो कि इस टाइप से रोटेट करती है। उसके अंदर जो मतलब लेबर होती है वो सीमेंट और जो बजरी, बजरपुट, रेत वगैरह, ये सारा कुछ जितना भी रॉ मटेरियल है वो भर भर कर परात में, ठीक है, टब में भर भर कर उस जो मशीन है उसके अंदर वो डालते रहते हैं और फिर वो रोटेट करती है, घूमती है, ठीक है। तो सिमिलर कुछ इसी टाइप का ये भी इक्विपमेंट होता है। समझ में आ गई बात? वो भी तो मिक्सिंग कर रही ना, मसाले को मिक्स कर रही, फिर छत पर जाकर वो डाल देंगे, ऊपर चढ़ती हुई जाती है एकदम, फिर छत पर जाकर डाल देती है। समझ में आ गया? वही ये चीज़ है, कुछ इसी टाइप से समझ लो अच्छे से। कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बताने से पहले पहले आप इसकी मतलब एक तरीके से सूरत देख लो भाई। यह है डबल कोन ब्लेंडर, ठीक है। इस डबल कोन ब्लेंडर में ये क्या है? एक डबल कोन वेसल है, ठीक है। यहाँ पर ये लगी हुई है एक शाफ्ट, यहाँ पर लगी हुई है मोटर। ये मोटर इस शाफ्ट को घुमा रही है, ये देखो, ये इस शाफ्ट को घुमा रही है, जिससे क्या हो रहा है, जो डबल कोन वेसल है ना ये रोटेट कर रही है। हमने यहाँ से मटेरियल भर दिया, ठीक है, हमने यहाँ से मटेरियल भर दिया, अब ये घूम रहा है तो मटेरियल ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, और प्रॉपर अंदर मिक्सिंग हो पा रही है हमारे मटेरियल की। सिंपल, बस यही कुछ, ठीक है। ये आपने देख लिया, ठीक है। ये डायग्राम देख के पूरा कंस्ट्रक्शन एक स्टूडेंट अपने माइंड से लिख देगा, ठीक है, और वर्किंग भी अपने माइंड से लिख देगा। सिमिलर यार, जो देख रहा हो वही तो लिखना है, सिंपल, तो बस खाली डायग्राम को अच्छे से समझ लो, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में देखो क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ दी 2 कोन शेप्ड वेसल्स। बेसिकली यहाँ पर क्या है, 2 कोन शेप की वेसल्स हैं, फिक्स्ड बेस टू बेस, जो कि बेस टू बेस फिक्स हैं, एंड माउंटेड इन अ शाफ्ट, और एक शाफ्ट में माउंट है, जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में दर्शाया गया है। द शाफ्ट इज फिक्स्ड एंड द कोन शेप्ड वेसल्स रिवॉल्व एट ऑप्टिमम स्पीड। जो शाफ्ट है वो फिक्स्ड है, जुड़ी हुई है, और जो कोन शेप की वेसल्स हैं वो रिवॉल्व कर रही हैं, घूम रही हैं एक कांस्टेंट स्पीड पर, ठीक है। इसी तरीके से जो अपेरेचर्स है,
जो अप्रेचर्स है ये इज कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक ड्राइविंग मोटर के साथ में कनेक्ट है। इट इज़ मेड अप ऑफ, और ये बना हुआ है स्टेनलेस स्टील का। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब वर्किंग समझ लो। ठीक है, ये सारा कुछ समझ में आ गया। अब वर्किंग देखो। द सॉलिड्स टू बी मिक्स, जो सॉलिड जो भी हमारे पास मटेरियल है जो हमें मिक्स करना है, ठीक है, आर टेकन इन द कॉनिकल शेप वैसल, वो हम कॉनिकल शेप वैसल के अंदर डाल देंगे। ठीक है, ड्यू टू रोटेशन, रोटेशन क्योंकि वो जब वो घूमेगा रोटेट करेगा, द मटेरियल मूव्स टू द टॉप, जो मटेरियल है वो टॉप पर जाएगा, एंड फॉल डाउन टू द बॉटम, और बॉटम पर आकर गिरेगा। ठीक है, अप एंड डाउन, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अभी ये वैसल है, अब मैं कैसे बताऊं यार। ठीक है, ये वैसल है, ये इस तरीके से घूमा तो जो ऊपर का मटेरियल है वो नीचे आकर गिरेगा। ठीक है, सिमिलर से बात है, ये एक वैसल है, जब ये इस टाइप से घूमेगी, ठीक है, तो जो ऊपर का मटेरियल है वो नीचे आकर गिरेगा, तो प्रॉपर यूनिफॉर्म मिक्सिंग होगी। ठीक, मिक्सिंग टेक प्लेस बाय टम्बलिंग ऑफ वैसल, वैसल की जब टम्बलिंग होगी तो उससे मिक्सिंग होगी, एंड बाय डिफ्यूजन के थ्रू मिक्सिंग होगी। फाइनली जो मिक्स्ड मटेरियल है उसको हम डिस्चार्ज कर लेंगे बॉटम से, इक्विपमेंट का जो बॉटम है उससे हम उसको बेसिकली बाहर निकाल लेंगे। सिंपल। एप्लीकेशन क्या है भाई, यूज़ क्या है इसका डबल कोन ब्लेंडर का। इट इज़ यूजफुल फॉर मिक्सिंग ड्राई पाउडर्स एंड ग्रैन्यूल्स फॉर टैबलेट्स कैप्सूल्स, टैबलेट बनाने के लिए हमें जो पाउडर चाहिए और ग्रैन्यूल्स वगैरह जो हमें बनाने हैं, ठीक है, तो उसकी बेसिकली जो है जो ड्राई पाउडर्स हैं, ठीक है, टैबलेट्स या कैप्सूल्स या ग्रैन्यूल्स के लिए, ठीक है, ड्राई पाउडर्स या ग्रैन्यूल्स हैं तो उनकी प्रॉपर मिक्सिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इट कैन बी सुटेबल फॉर ड्राई पाउडर टू वेट मिक्सिंग, ठीक है, ड्राई पाउडर से लेकर वेट मिक्सिंग यानी कि गीला सूखा दोनों टाइप के पाउडर इसमें मिक्स हो सकते हैं। ठीक है, इट कैन बी यूज फॉर मिक्सिंग, फूड को मिक्स करने में भी इसका यूज़ किया जाता है, केमिकल्स को मिक्स करने में, केमिकल प्रोडक्ट इंटरमीडिएट्स हैं उनको मिक्स करने में इसका यूज़ किया जाता है। यूज़ इन हाईली फ्लोवेबल पाउडरी एंड ग्रैनुलर मटेरियल्स में बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है सुपीरियर मिक्सिंग क्वालिटी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर है भाई टरबाइन मिक्सर। ये प्रिंसिपल इसका क्या है, द टरबाइन मिक्सर वर्क्स मेनली ऑन द प्रिंसिपल ऑफ शेयरिंग एक्शन, जो शेयरिंग एक्शन है बेसिकली उसके बेस पर उसके प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है मेनली। इट कैन क्रिएट अ टर्बुलेंट मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड्स ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रिएट करता है टर्बुलेंट मूवमेंट, ठीक है, ऑफ द फ्लूइड्स का, ड्यू टू किसकी वजह से, जब कॉम्बिनेशन होता है सेंट्रीफ्यूगल और रोटेशनल मोशन का। सिमिलर यार कैसे बताऊँ मैं आपको, टरबाइन मिक्सर, घर की मिक्सी होती है ना, घर की मिक्सी, ठीक है, उसमें ब्लेड्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, जब आप उसमें कोई भी मटेरियल, फॉर एग्जांपल अभी गर्मियों में आम का जूस आपको बनाना है, ठीक है, मैंगो शेक आपको बनाना है या बनाना शेक आपको बनाना है, ठीक है, तो आप उसमें दूध डाल दोगे और क्या डाल दोगे, जो भी बनाना है मैंगो वगैरह आप उसमें डाल दोगे, तो प्रॉपरली जब वो घूमेगा ना एकदम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रही है, मिक्सिंग भी हो रही है, प्रॉपर एकदम मिक्सिंग हो पाएगी। टरबाइन जो उसके ब्लेड है ना उसको टरबाइन बोलते हैं। ठीक है, तो टरबाइन मिक्सर यहाँ से क्लियर एकदम। ठीक, दिस कंबाइंड मोशन, ये जो कंबाइंड मोशन होगा यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल और रोटेशनल मोशन, ये दोनों, ठीक है, कंबाइंड मोशन कॉज करेंगे इफेक्टिव मिक्सिंग लो से लेकर हाई मीडियम विस्कोसिटी फ्लूइड्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भाई कुछ इस टाइप का, ठीक है, कुछ इस टाइप का ये होता है टरबाइन। ठीक है, कुछ इस टाइप का होता है ये। ठीक है, ये इसकी साइड व्यू है, ठीक है, और ये है इसकी टॉप व्यू। यहाँ पर ये क्या लगे हुए हैं, यहाँ पर ये ब्लेड्स लगे हुए हैं और ये बीच में एक शाफ्ट है, यू कैन सी दैट, यहाँ पर शाफ्ट होगी बेसिकली, और इसको फेंटने का काम करेगी एक तरीके से ये। ठीक है, इस टाइप से वर्किंग। अच्छा, कंस्ट्रक्शन तो पढ़ लो पहले। कंस्ट्रक्शन, अ टर्बाइन कंसिस्ट ऑफ अ सर्कुलर डिस्क टू विच अ नंबर ऑफ शॉर्ट ब्लेड्स आर अटैच। ठीक है, यानी कि जो टर्बाइन है उसमें एक सर्कुलर डिस्क लगी हुई होती है, जैसे कि अभी यहाँ पर मेंशन थी डिस्क होती है, डिस्क में शॉर्ट ब्लेड्स अटैच्ड होते हैं। ठीक है, क्या अटैच होते हैं भाई, शॉर्ट ब्लेड्स अटैच्ड होते हैं। ब्लेड्स में भी आइदर स्ट्रेट और कर्व्ड, अभी जो ब्लेड्स हैं या तो एकदम सीधे भी हो सकते हैं, एकदम कर्व भी हो सकते हैं, ठीक है, थोड़े मतलब मुड़े हुए भी हो सकते हैं। ठीक, जो डायमीटर है टरबाइन का रेंज फ्रॉम 30% से लेकर 50% तक होता है ऑफ द डायमीटर ऑफ वेसल के डायमीटर से। टरबाइन रोटेट्स टू अ लोअर स्पीड यूजुअली 50 to 2000 RPM। ठीक है, यानी कि 50 से लेकर 200 RPM की बेसिकली लोअर स्पीड पर भी ये रोटेट कर सकता है। रैपिड करंट्स, हाई टर्बुलेंस और इंटेंस शेयर ये ऑब्जर्व की जाती है इम्पेलर के पास में। डिफ्यूज़र जो रिंग है यूज़ किया जाता है, यूज्ड टू फर्दर इंक्रीज करने के लिए शेयर फोर्सेस को प्रोड्यूस बाय, जो कि प्रोड्यूस हो रही हैं टरबाइंस के थ्रू। ठीक, तो कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई, इसी को देख के लिख देना बस। डिस्क शेप होती है, ब्लेड्स वगैरह लगे हुए होते हैं, सारा कुछ ये सब। ठीक, वर्किंग क्या है, किस टाइप से काम करता है भाई। अ मिक्सर इज फिल्ड
इज फिल्ड थ्रू एन ओपनिंग एट इट्स टॉप। ठीक है, आपके घर में जो मिक्सर है ना उसकी बात हो रही है, ऐसा मान के चलो। ठीक है, मिक्सर को आप भर दोगे भाई, उसकी जो ओपनिंग है, उसके टॉप है, उसके थ्रू आप जो मिक्सर है उसको भर दोगे। यूजुअली इट इज़ अ पैन हो सकता है या ड्रम हो सकता है। ठीक है, विद इन विच मिक्सिंग ब्लेड्स, जिसके अंदर मिक्सिंग ब्लेड्स होंगे, रिवॉल्व करेंगे अबाउट द वर्टिकल एक्सिस पर। ठीक है, वर्टिकल एक्सिस पर। ठीक, एंड द वेरिएबल स्पीड ड्रिल्स विद टरबाइन मिक्सर। ठीक है, और क्या होगी, वेरिएबल स्पीड ड्रिल्स होगी किसके साथ में, टरबाइन मिक्सर के साथ में। विप एयर इनटू द मिक्सचर ऑफ मटेरियल, और विप करेगी एयर को मिक्सचर में, मटेरियल्स के जो एयर है मिक्सचर में यील्ड करेगी बबल्स, उसमें से कुछ बबल्स वगैरह भी निकलेंगे। ठीक है, कंट्रीब्यूटिंग मिक्सिंग, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं बेसिकली मिक्सिंग को। जो मिक्सिंग ब्लेड्स हैं रिवॉल्व करेंगे, घूमेंगे वो अबाउट द वर्टिकल एक्सिस पर। यानी कि फॉर एग्जांपल यार देखो ये पेन है, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया। बट आपके घर में जो मिक्सर है उसमें कैसे होता है, ऐसे तो होता है ना, ब्लेड लगा हुआ। ठीक है, उसके इधर ब्लेड, इधर ब्लेड, इधर ब्लेड, तो ये क्या हो गया, उसकी वर्टिकल एक्सिस हो गई। समझ लो इस चीज़ को अच्छे से भाई मेरे दोस्त। ठीक है, दिस टाइप ऑफ मिक्सर, इस टाइप का जो मिक्सर है, डज नॉट डैमेज द प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट को डैमेज नहीं करता। ठीक है, एप्लीकेशन क्या है टरबाइन मिक्सर की, एप्लीकेशन टरबाइन मिक्सर यूज टू मिक्स हाई विस्कोसिटी लिक्विड्स, जो बहुत ज़्यादा गाढ़े लिक्विड्स होते हैं उनको मिक्स करने में इसका यूज़ किया जाता है। सेमी सॉलिड्स को, पेस्ट वगैरह को मिक्स करने में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपके घर में जो मिक्सर है उसमें आप आम का जूस, ठीक है, सॉरी मैंगो शेक, ठीक है, या बनाना शेक, तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है ना, तो वही बात यार यहाँ पर हो रही है, ऐसा मानकर चलो। ठीक है, टरबाइन मिक्सर यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन, टरबाइन जो मिक्सर है वो यूज़ होते हैं इमल्शन की प्रिपरेशन में, यानी कि ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल टाइप के जो प्रिपरेशन होती हैं, इमल्शन, सस्पेंशन और सिरप्स की प्रिपरेशन में इनका यूज़ किया जाता है। हाईली यूज्ड होता है केमिकल रिएक्शंस में और एक्सट्रैक्शन ऑपरेशंस में इनका यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि लिक्विड और गैस रिएक्शंस में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे जिसमें है इक्विपमेंट वो है ट्रिपल रोलर मिल। इसका जो प्रिंसिपल है, किस प्रिंसिपल पर ये आधारित है, ट्रिपल रोलर मिल इज़ यूज फॉर मिलिंग, यानी कि रिड्यूस करता है पार्टिकल के साइज को, एंड फॉर मिक्सिंग, दोनों काम करता है। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ट्रिपल रोलर मिल इज एट्रीशन, वो क्या है, एट्रीशन, रगड़ रगड़ कर, ठीक है, किसी चीज़ का क्या होना, मिक्सिंग होना, और बेसिकली साइज भी रिड्यूस करता है। तो दोनों काम कर रहा है, साइज रिडक्शन भी कर रहा है, मिक्सिंग भी कर रहा था। कितनी अच्छी बात है, कुछ इस टाइप से होता है। देखो भाई पहले इसके डायग्राम की ज़ियारत करो आप लोग। ठीक है, इसके डायग्राम को आप देखो अच्छे से। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर देखो आपको जो 3 रोल्स यहाँ पर आपको लगे हुए दिख रहे होंगे, एक तो रोलर फर्स्ट है, एक रोलर सेकंड है, और एक है रोलर थर्ड। ठीक है, यहाँ से हम जो मटेरियल है उसको हम डाल देंगे। ठीक है, जो मटेरियल हमने यहाँ से देखो डाल दिया। ठीक है, यहाँ से हमने मटेरियल डाल दिया। अब ये वाला जो रोलर है वो इधर की तरफ को घूमेगा, ये वाला जो रोलर है वो इधर की तरफ को घूमेगा। मीन दैट ये वाला रोलर इधर की तरफ को घूम रहा है और इधर वाला जो रोलर सेकंड है वो इधर की तरफ को घूम रहा। तो दोनों इस टाइप से जब घूमेंगे तो ऊपर का मटेरियल नीचे आएगा, नहीं आएगा भाई। गन्ने के जूस वाली मशीन देखी है, नहीं, उसमें 3 रोलर्स लगे हुए होते हैं, नहीं, गन्ना इधर से डालते हैं तो दूसरी तरफ से निकल जाता है या नहीं, बोलो ना दोस्त, मेरे दोस्त कमेंट में बताओ इस चीज़ को। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है मेरे दोस्त। वहाँ पर क्या हो रहा है, गन्ने के जूस की जो मशीन है उसके अंदर जो रोल्स लगे हुए हैं उसी को ऑब्जर्व कर लो यहाँ पर। ठीक है, अब दूसरा क्या होगा, ये देखो, अब जो सेकंड वाला जो रोलर है ना, इसका मटेरियल आ गया नीचे, इसका मटेरियल आ गया कहाँ, इसका मटेरियल आ गया कहाँ, नीचे आ गया। अब ये जो मटेरियल है ये नीचे से इधर की तरफ को जाएगा, इधर की तरफ को जाएगा। अब दूसरा वाला तो इधर की तरफ को रोटेट कर रहा है ना, तीसरा वाला जो होगा ना रोलर थर्ड, वो इधर की तरफ को मूवमेंट करेगा। तो अब क्या होगा कि जो मटेरियल नीचे से ऊपर की तरफ को जाएगा, ठीक है, क्या होगा भाई, मटेरियल नीचे से ऊपर की तरफ को जाएगा, मटेरियल नीचे से ऊपर की तरफ को जाएगा मेरे दोस्त। और ऊपर की तरफ को जब जाएगा तो थर्ड वाले रोलर से चिपकता हुआ जाएगा, यहाँ पर लगी होगी नाइफ एज, जिससे हम मटेरियल को रिमूव कर लेंगे, मटेरियल को रिमूव कर लेंगे। समझ में आ गई बात, बिल्कुल एकदम डिटेल में पढ़ाता हुआ चल रहा हूँ भाई मेरे दोस्त, एक एक चीज़। ठीक है, इसलिए सारी की सारी चीज़ें देखो, फिर कह रहा हूँ मेरे दोस्त, फिर कह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो बस। ठीक है, रट्टू तोता नहीं बनना, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना तो एकदम अपना फोड़ कर आओगे आप। ठीक है, 6 जून से जो एग्ज़ाम्स स्टार्ट है ना एकदम फोड़ कर आओगे। ठीक है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है भाई, ट्रिपल रोलर मिलकर, ट्रिपल का मतलब होता है 3, रोलर का मतलब रोल्स। ठीक है, 3 रोलर्स हैं, वो एक गन्ने के जूस वाली मशीन, दिमाग में बिठा लेना, आपके मोहल्ले की गन्ने के जूस वाली मशीन। ट्रिपल रोलर मीज इज यूज फॉर मिलिंग के लिए, रिड्यूस करने के लिए पार्टिकल के साइज को, ये सारा कुछ तो हमने पढ़ लिया ना। आपको पढ़ो भाई इसकी कंस्ट्रक्शन।
इट कंसिस्ट ऑफ द 3 रोलर्स, इसके अंदर 3 रोलर्स होते हैं, विच आर अरेंज इन सच अ वे, कुछ इस टाइप से वो अरेंज होते हैं, दैट की दे कम वेरी क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा एकदम क्लोज होते हैं, बहुत ज़्यादा एकदम क्लोज होते हैं एक दूसरे से। द रोलर्स रिवॉल्व एट डिफरेंट स्पीड्स, और जो रोलर्स हैं ना वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स पर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। हॉपर इज लोकेटेड अबाउट द फर्स्ट एंड सेकंड रोलर, जो हॉपर है यानी कि जहाँ से हम मटेरियल को डालेंगे वो पहला, फर्स्ट और सेकंड जो रोलर है, ठीक है, उसके बीच में लगा हुआ होता है, ठीक है, लोकेटेड होता है, उसको ऊपर बेसिकली पहले और दूसरा जो रोलर है उसको ऊपर लोकेटेड होता है। एंड द स्क्रैपर, जो स्क्रैपर है वो रिमूव करता है मटेरियल को रोलर से, यानी कि जो थर्ड वाला रोलर है, देखो पहला रोलर है ये और दूसरा वाला रोलर है, उसके बीच में क्या लगा हुआ है, उसके बीच में क्या लगा हुआ है, मटेरियल फीड लगा हुआ है ना, और यहाँ पर थर्ड वाले के पास नाइफ एज लगी हुई है, जो कि एक टाइप का मटेरियल रिमूवर है। वर्किंग और पढ़ लो इसकी, किस टाइप से वर्क करता है। एज शोन फिगर, जैसे कि फिगर में दर्शाया गया है, द मटेरियल इज सप्लाइड इन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड रोलर के बीच में मटेरियल को डाल देंगे एंड गेट्स रिड्यूस इट, और क्या होगा कि उससे उसका साइज रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। द रिडक्शन इन पार्टिकल साइज, जो रिडक्शन होगा पार्टिकल के साइज में डिपेंड करेगा ऑन द गैप बिटवीन द रोलर्स एंड द डिफरेंस इन द स्पीड्स, यानी कि दो रोलर्स के बीच में कितना गैप है और उनकी रिवॉल्व करने की स्पीड कितनी है, उसके हिसाब से बेसिकली ये मतलब वेरी करता है। जो क्या है, क्या बता रहा था मैं यार, तुम्हें क्या बता रहा था मैं, हाँ, पार्टिकल रिडक्शन जो होगा पार्टिकल के साइज में वो डिपेंड करेगा कि कितना गैप है दो रोल्स के बीच में, दो रोलर्स के बीच में, और किस स्पीड पर वो रिवॉल्व कर रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा कि गन्ने के जूस की मशीन वाले जो होते हैं, ठीक है, वो उनके मतलब मशीन के ऊपर कुछ लगा रहता है, ठीक है, जिससे वो उसके जो मतलब दो रोलर्स के बीच का गैप है उसको मेनटेन करते रहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जनरेटर के थ्रू, जो जनरेटर उनके उसमें लगा हुआ होता है, ठीक है, उससे क्या करती हैं वो उसकी जो स्पीड है वगैरह उसको मतलब एकदम, ठीक है, समझ रहे हो ना अच्छे से। तो ये सारा कुछ देन द मटेरियल, उसके बाद में मटेरियल पास होता है सेकंड और थर्ड रोलर से, फिर वो फर्दर रिड्यूस होता है साइज में और ज़्यादा रिड्यूस होता है और स्मूथ मिक्सचर ऑब्टेन होता है। जो गैप है बिटवीन सेकंड और थर्ड रोलर के बीच में यूजुअली लेस देन, कम होता है किसके गैप से, फर्स्ट और सेकंड रोलर के गैप से, ठीक है। आफ्टर कॉन्टिन्यूसली, आफ्टर दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के बाद में जो स्मूथ मटेरियल है कॉन्टिन्यूसली रिमूव करते हैं हम उसको, कहाँ से, थर्ड रोलर से, बाय मीन्स ऑफ स्क्रैपर की मदद से, फ्रॉम वेयर, जहाँ से हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं किसी रिसीवर में। समझ में आ गई बात, यस सर समझ में आ गई, ठीक है, समझ में आ गई। एप्लीकेशन क्या है इसकी, यूज़ फॉर ग्राइंडिंग एज वेल एज मिक्सिंग ऑफ सॉलिड्स पाउडर विद द ऑइंटमेंट बेस, ठीक है, यूज़ किया जाता है ग्राइंडिंग के लिए, ठीक है, इसी तरीके से मिक्सिंग के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है सॉलिड पाउडर्स की, किसके साथ में, ऑइंटमेंट बेस के साथ में। इट इज़ यूज फॉर मिलिंग एंड मिक्सिंग सस्पेंशंस, ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, पेस्ट, बेसिकली इसके मिलिंग के लिए, मिक्सिंग के लिए सस्पेंशन है, ऑइंटमेंट्स है, क्रीम्स है, पेस्ट हैं, इसमें इसका यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से मिक्स करने के लिए फार्मास्यूटिकल, हर्बल, अल्टरनेटिव मेडिसिन, केमिकल्स, फाइन केमिकल्स, फूड, एग्रीकल्चर, कॉस्मेटिक्स, डिटर्जेंट्स, पिगमेंट्स, कोटिंग, डिकम्पोजिशन, इन सबको मिक्स करने में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। ट्रिपल रोलर मिल का यूज़ किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे भाई सिल्वर्सन मिक्सर होमोजेनाइजर, चौथा इक्विपमेंट, ठीक है, मिक्सिंग में। प्रिंसिपल क्या है इसका, वर्क करता है प्रिंसिपल पर शेयरिंग फोर्सेस से, और टर्बुलेंस है जो कि प्रोड्यूस होता है हाई स्पीड रोटेटर से, हाई स्पीड रोटर से, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पढ़ने से पहले पहले आप इसको देख लो, ठीक है, कुछ इस टाइप का दिखाई देता है। ये क्या क्या होता है इसके अंदर, एक मिक्सर बॉडी होती है, ठीक है, एक मिक्सिंग शाफ्ट यहाँ पर लगी हुई होती है, अप डाउन कंट्रोल बटन होते हैं ऊपर लगे हुए, स्पीड रेगुलेटर लगा हुआ होता है ताकि कि स्पीड हम उसकी मेंटेन कर सकें, कपलिंग स्लीव होती है, कपल पिलिंग होती है नीचे की तरफ यहाँ पर लगी हुई, इसी तरीके से मिक्सिंग हेड में जो है असेंबली होती है, स्टेटर वगैरह, ये सारा कुछ, ठीक है। जो भी मटेरियल हमें मिक्स करना है उसको हम क्या करते हैं, इसके नीचे यहाँ पर हम रख देते हैं और वो बेसिकली मिक्स हो जाता है, सिंपल सी बात है एकदम, ठीक है। सिल्वर्सन मिक्सर कंसिस्ट करता है लॉन्ग सपोर्टिंग कॉलम्स, ठीक है, लॉन्ग या सपोर्टिंग कॉलम्स जो कि कनेक्ट होते हैं एक मोटर से, प्रोवाइडिंग करती है वो सपोर्ट टू द हेड को, ठीक है। इट हैज़, इसके अंदर एक सेंट्रली लोकेटेड शाफ्ट होती है जैसे कि अभी पढ़ा, ठीक है, उसमें विद वन एंड, जिसका एक एंड कनेक्ट होता है मोटर से और जो अदर एंड है वो कनेक्ट होता है उसके हेड से, ठीक है। जो टरबाइन ब्लेड्स है वो प्रेजेंट होते हैं उसके हेड में, जो टरबाइन ब्लेड्स हैं वो हेड पर लगे हुए होते हैं। ये जो ब्लेड्स हैं सराउंड करते हैं एक मैश से जो कि क्लोज होती है बाय अ कवर हैविंग, जिसमें ओपनिंग्स वगैरह होती हैं, ठीक है, ये सारा कुछ।
वर्किंग किस तरीके से करता है, जो इमल्सिफायर है या हेड है, ठीक है। हेड कौन सा वाला है ये और देख लो यार डायग्राम में, ठीक है। यहाँ पर देखो इस डायग्राम में ये दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मिक्सिंग हेड, ठीक है। असेंबली यहाँ पर ये है हेड, मिक्सिंग हेड, ठीक है। अब देखो वर्किंग में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इमल्सिफायर हेड या होमोजेनाइजर हेड जो है उसको हम रखते हैं वेसल में, जो वो वेसल जिसके अंदर हमारा इनविजिबल लिक्विड है, ठीक है। जब मोटर स्टार्ट हम करते हैं तो जो सेंट्रल रोटेटिंग शाफ्ट है वो रोटेट करती है हेड को, ठीक है। दिस इंटर्न जिसकी वजह से वो रोटेट करता है, जब हेड रोटेट होगा तो जाहिर सी बात है जो हेड में वो टरबाइन ब्लेड्स हैं लगे हुए वो भी रोटेट करेंगे बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के साथ में। दिस क्रिएट्स अ प्रेशर डिफरेंस, और ये क्रिएट करेंगे एक प्रेशर डिफरेंस को एज अ रिजल्ट, जिसके परिणाम में जो लिक्विड्स हैं वो सक्ड होंगे इनटू द हेड से, हेड में फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बेस, जो बेस का जो सेंटर है उसके थ्रू, एंड सब्जेक्टेड टू द इंटेंस मिक्सिंग, और क्या होगी वहाँ पर इंटेंस मिक्सिंग हो पाएगी, मिक्सिंग एक्शन हो पाएगा। द इंटेक एंड एक्सप्लोशन ऑफ मिक्सचर, जो इंटेक है जो एक्सप्लोशन है मिक्सचर का, वो सेटअप करता है एक पैटर्न सर्कुलेशन का, इंश्योर करने के लिए रैपिड ब्रेकडाउन को बिगर ग्लोब्यूल्स को किस में तोड़ देता है, स्मॉलर ग्लोब्यूल्स के लिए। यस, एप्लीकेशन इसका क्या है भाई, फ़ायदे इसके क्या हैं। सिल्वर्सन मिक्सर यूज़ किया जाता है प्रिपरेशन में, इमल्शन है बेसिकली ऑल इन वाटर या वाटर इन ऑयल टाइप का जो मिक्सिंग है, इसमें क्रीम्स में ऑन फाइन पार्टिकल साइज जो है इसको मिक्स करने में इसका यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से यूज़ किया जाता है मिक्स करने में, इमल्सिफाई करने में, होमोजेनाइज करने में, सॉलिबलाइज करने में, सस्पेंड करने में, डिस्पर्स करने में और डिसइंटीग्रेट करने में सॉलिड्स को, ठीक है। इसी तरीके से यूज़ किया जाता है होमोजेनाइजेशन में, वास्ट वैरायटी जो है प्रोडक्ट्स की, जैसे कि क्रीम्स हैं, ऑइंटमेंट्स हैं, लोशंस हैं, फ्लेवर इमल्शंस हैं, इन सब में बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है सिल्वर्सन मिक्सर होमोजेनाइज़र का। यस, तो यार ये मत देखना, देखो फिर कह रहा हूँ मैं इस चीज़ को, हिम्मत नहीं हारना, ठीक है। हिम्मत नहीं हारना, जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तोताज नहीं होते, और ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होती, ठीक है। समझ में आ रही ना बात। तो बस 7 लेक्चर्स आपको देखने हैं और पूरी फार्मास्यूटिक्स ख़त्म, फोड़ कर आना है, ठीक है। हिम्मत मत हारो बिल्कुल भी कि यार कहीं बैक नहीं लग जाए या नहीं, बार बार मेहनत करने से बेहतर यह है एक ही बार जी तोड़ ताबड़ तोड़ एकदम, जितना अपना बेस्ट हम एफर्ट दे सकते हैं उतना एफर्ट सुपीरियर लेवल का हम दे दें, ठीक है। और अपना बेस्ट देकर आएंगे अब अपने एग्ज़ाम्स में, सारी चीज़ों को समझ कर आएंगे, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में हम अपना एग्ज़ाम देकर आएंगे और फोड़ कर आएंगे एकदम, ठीक है। तो बिल्कुल भी एकदम स्ट्रेस नहीं लेना, एक तो पैनिक नहीं करना, टेंशन नहीं करना, सुपीरियर लेवल से लेक्चर्स को देखो, नोट्स को 2-3 बार पढ़ो, एकदम बेस्ट देकर आओ अपने एग्जाम में, ठीक है। अब देखो चौथा जो हमारे पास यहाँ पर प्रोसेस है वो क्या है, फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या है भाई, इसमें हमें पढ़ना है फिल्ट्रेशन, यानी कि अब हमने साइज रिडक्शन भी कर लिया, साइज सेपरेशन भी कर लिया, मिक्सिंग भी कर ली, अब फिल्ट्रेशन करना है। यानी कि जो मतलब जो अनवांटेड पार्ट है उसको फ़िल्टर कर दो, जो हमारा वांटेड पार्ट है जो मटेरियल है उसको फ़िल्टर कर लो, ठीक है। यानी कि जैसे कि चाय को आप छानते हो ना, तो जो आपको चाहिए क्या, चाय चाहिए, किस में चाहिए, कप में चाहिए, ठीक है। तो चाय आपको चाहिए, चाय आपने छान ली, ऊपर क्या बचा, फ़िल्टर केक किसका, चाय पत्ती का, तो हमें नहीं चाहिए उसको फेंक दो, सिंपल सी बात है। ये हमें पढ़ना है भाई फिल्ट्रेशन में। इसमें हमें थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन यहाँ पर पढ़नी है, मेम्ब्रेन फ़िल्टर पढ़ना है और सिंटर्ड गिलास फ़िल्टर ये हमें यहाँ पर पढ़ना रहता है। यस, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्त, फिल्ट्रेशन क्या होता है, समझो इस चीज़ को। फिल्ट्रेशन में बी डिफाइंड एज द सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स और सस्पेंडेड मैटर इन अ लिक्विड और गैस बाय पासिंग थ्रू अ पोरस मीडियम, ठीक है। फिल्ट्रेशन का हम डिफाइन कर सकते हैं कि सेपरेशन है, सॉलिड को सेपरेट करना, या सस्पेंडेड जो मैटर है, किसी लिक्विड में कुछ सस्पेंडेड मैटर है उसको सेपरेट करना या गैस से, ठीक है, बाय उसको पास कर किसी पोरस मीडियम से। पोरस मीडियम यानी कि पोरस जिसके अंदर पोर्स हो, जिसके अंदर छेद हो, जिसके अंदर होल्स हो, जैसे कि छलनी होती है ना, चाय की छलनी, तो वो क्या है, एक पोरस मीडियम है, ठीक है। उसके थ्रू पास कर हम फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, विच रिटेन द सॉलिड्स, जो कि सॉलिड्स को रिटेन कर देता है। जैसे कि चाय पत्ती सॉलिड पार्टिकल है, सॉलिड है तो वो ऊपर रह जाती है, रिटेन रह जाती है, ठीक है। बट अलाउज द फ्लूइड टू पास, लेकिन अलाउ करता है फ्लूइड को पास होने से, यानी कि आपके चाय आपके कप में आ जाती है और आप उसको एकदम पी लेते हो, ठीक है। सिंपल सी बात है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है भाई, क्या फ़ायदे हैं फिल्ट्रेशन के, टू प्रोड्यूस द हाई क्वालिटी ऑफ सॉल्वेंट्स एंड सॉलिड्स, सुपीरियर क्वालिटी के एकदम जो सॉल्वेंट्स है, सॉलिड्स है, हाई क्वालिटी के सॉल्वेंट्स एंड सॉलिड्स को प्रोड्यूस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से एलिमिनेट करने के लिए कॉन्टामिनेंट पार्टिकल्स को, टू
सो एज टू रिकवर डिस्पर्सिंग फ्लूइड, ठीक है, रिकवर करने के लिए डिस्पर्सिंग फ्लूइड्स को, और बेसिकली जो कॉन्टेमिनेट पार्टिकल्स हैं, जो अनचाहे पदार्थ हैं, उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है। टू प्योरीफाई द एयर एंड फार्मास्यूटिकली यूजफुल गैसेज, प्यूरिफाई करने के लिए एयर को, और जो फार्मास्यूटिकली यूजफुल गैसेस हैं उसको प्यूरिफाई करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। बाय रिमूविंग पार्टिकुलेट मैटर, किसी पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव कर कर, ठीक है। इसी तरीके से टू प्यूरिफाई द लिक्विड सॉल्वेंट बाय रिमूविंग वेस्ट सॉलिड एंड टू फॉर्म अ क्लियर सॉल्यूशन, प्यूरिफाई करने के लिए लिक्विड को, ठीक है, और सॉल्वेंट को रिमूव कर कर उसमें से जो सॉलिड वेस्ट है और बनाने के लिए क्लियर सॉल्यूशन। इसी तरीके से टू स्टेराइल थर्मोलेबाइल पेरेंट्रल प्रोडक्ट, जो थर्मोलेबाइल पेरेंट्रल प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि इंजेक्शंस वगैरह हैं, तो उसमें बेसिकली उसको स्टेराइल करने के लिए, बैक्टीरिया प्रूफ बनाने के लिए, ठीक है, इसमें इसका यूज़ किया जाता है फिल्ट्रेशन का। अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं भाई थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन, एज नोन एज डार्सी लॉ ऑफ फिल्ट्रेशन, ऑल्सो नोन एज डार्सी लॉ ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी कि जो थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन है इसको हम डार्सी लॉ ऑफ फिल्ट्रेशन के नाम से भी जानते हैं। द थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन गिव्स द आइडिया अबाउट रेट ऑफ फिल्ट्रेशन एंड इज एक्सप्लेन बाय डार्सी, ठीक है। जो थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन है ना, ये क्या देती है, ये एक आइडिया देती है किसके बारे में, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन के बारे में, ठीक है, वो भी आगे हम पढ़ेंगे, काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। और ये जो एक्सप्लेन किया था, ये एक साइंटिस्ट थे डार्सी, ठीक है। सो दैट इस थ्योरी को हम डार्सी लॉ ऑफ फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। साइंटिस्ट डार्सी ने स्टडी करी थी वो कुछ फैक्टर्स की जो कि अफेक्ट करते हैं, अफेक्टिंग द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, जो कि रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को अफेक्ट करते हैं, और एक इक्वेशन ड्राइव करी, ठीक है। इक्वेशन ड्राइव इज नोन एज डार्सी लॉ, ठीक है। इक्वेशन ड्राइव इन्होंने करी जिसको हमने बोला डार्सी लॉ, ठीक। तो ये क्या है, इक्वेशन यहाँ पर आपके सामने है, V इज इक्वल्स टू के ए डेल्टा पी अपॉन एन एल, ठीक है, जहाँ पर V इज इक्वल्स टू क्या है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है या वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट है, ठीक है। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है या वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट है, यानी कि कितने अमाउंट में फिल्ट्रेशन हुआ, ठीक है, कितने अमाउंट में हमें फिल्ट्रेट मिला, ठीक है, उसका मतलब किस रेट पर फिल्ट्रेशन हुआ, या जो वॉल्यूम था उस फिल्ट्रेट का वो क्या था, ठीक है। इसी तरीके से के यहाँ पर क्या है, परमिएबिलिटी कोफिशिएंट है। ए क्या है, एरिया ऑफ फिल्टर मीडियम, कितना एरिया था फिल्टर मीडियम का। डेल्टा पी क्या है, प्रेशर डिफरेंस अबाउट लिक्विड पर, ठीक है। और इसी तरीके से बिलो फिल्टर मीडियम के नीचे, ठीक, तो ये सारे का इसमें आ जाता है। इस तरीके से जो एन है वो क्या है, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, यानी कि लिक्विड या जो सिलरी है कितनी ज़्यादा गाढ़ा है, ठीक है, जितना गाढ़ा ड्रग होगा, गाढ़ा मीन दैट लिक्विड होगा, उतना ज़्यादा स्लो एक तरीके से फिल्ट्रेशन होगा। एल क्या है यहाँ पर, थिकनेस ऑफ फिल्ट्रेशन, फिल्टर केक की क्या है, थिकनेस है। तो इन द अबव इक्वेशन, ठीक है, अबव इक्वेशन में क्या है, इंक्रीज इन प्रेशर अबाउ द लिक्विड कॉज द इंक्रीज इन रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी कि जितना ज़्यादा हम प्रेशर लगाएंगे किस पर, अबाउ द लिक्विड पर, कॉज करेगी उतना ज़्यादा क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा। देखो मेरी बात सुनो, इसका ये जो थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन है ना, इस सब को रिलेट करो चाय बनाने से, ठीक है। आपने चाय बनाई, चाय बनाने के लिए अब आपको पीनी है, और पीने के लिए आपको चाय को छानना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ गई बात। चाय छानने के लिए आपको चाय की छलनी चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फिल्ट्रेशन यहाँ पर करना है, सेपरेशन के बाद नहीं हो रही, सेपरेशन हमने पढ़ लिया, फिल्ट्रेशन आपको करना है। फिल्ट्रेशन में आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ आपको चाय चाहिए, आपको चाय की पत्ती नहीं चाहिए, या जो चाय में जो इलायची पड़ी है वो आपको नहीं चाहिए, वो आपको छाननी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे भाई, आप क्या करोगे मेरे दोस्त, क्या आप उसको छानोगे, और जितना ज़्यादा प्रेशर होगा ऊपर से, ठीक है, लिक्विड पर, ठीक है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है। इंक्रीज इन प्रेशर अबाउट द लिक्विड, लिक्विड के ऊपर जितना प्रेशर होगा, कॉज द इंक्रीज इन द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, उतना ज़्यादा फिल्ट्रेशन सिमिलरली होगा। एंड इंक्रीज इन द एरिया इंक्रीज द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, जितना ज़्यादा एरिया इंक्रीज होगा, जितनी ज़्यादा बड़ी आप छलनी लोगे, उतना ज़्यादा जो फिल्ट्रेशन है वो इंक्रीज होगा, उतना ज़्यादा जल्दी फिल्ट्रेशन हो जाएगा। इसी तरीके से इंक्रीज इन विस्कोसिटी, जितनी ज़्यादा गाढ़ा ड्रग होगा उतनी ज़्यादा उतनी डिक्रीज हो जाएगी रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, ठीक है। यानी कि जितना ज़्यादा, मान लो तुम शहद को छानना स्टार्ट कर दो, ठीक है, तो शहद को जब आप फिल्टर करोगे तो यार शहद तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है ना, बहुत धीरे 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 करके एकदम छलनी में से पास होना स्टार्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद में तो मीन्स दैट जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा, जितनी ज़्यादा विस्कोसिटी होगी, उतना कम क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा, उतना कम रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होगा। चौथी बात, इंक्रीज इन थिकनेस ऑफ फिल्टर केक कॉजेज द डिक्रीज रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी कि आपने चाय जब आप छान रहे हो
ठीक है। तो चाय की जो छलनी है, उस छलनी के ऊपर जो चाय की पत्ती रहेगा, उसका जो एक पहाड़ बन जाता है ना फिल्टर केक, वो जितना ज़्यादा होगा उतना कम फिल्ट्रेशन होगा। ठीक है। तो आप क्या करते हो भाई, बीच बीच में उस चाय के पत्ते को आप निकाल देते हो, फिर दोबारा उस चाय की छन्नी को रखते हो कैटल पर, फिर आप उसको छानते हो। ठीक है। तो सिमिलर ये तो करते हो ना। तो जितना ज़्यादा वो फिल्टर केक की थिकनेस होगी उतना कम फिल्ट्रेशन होगा, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन डिक्रीज होगा। ठीक है। इसी तरीके से इंक्रीज इन द एरिया ऑफ फिल्टर मीडियम कॉजेज द इंक्रीज रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। जितना ज़्यादा आप फिल्टर मीडियम को इंक्रीज करोगे उतना ज़्यादा रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा। ठीक है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे भाई मेम्ब्रेन फिल्टर। दो इक्विपमेंट्स यहाँ पर आपको इसमें पढ़ने हैं, एक तो मेम्ब्रेन फिल्टर है और दूसरा सिंटर्ड ग्लास फिल्टर है। ठीक है। मेम्ब्रेन फिल्टर इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सरफेस फिल्ट्रेशन के जो प्रिंसिपल है बेसिकली उस पर ये वर्क करता है। जैसे कि ट्रैप कर लेता है, जो बिग पार्टिकल्स होते हैं उसको ट्रैप कर लेता है। जैसे कि चाय की छल्ली ने किसको रोका, चाय के पत्ते को जाने से रोका ना, चाय को जाने दिया। तो इसी बेस पर, इसी प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है सरफेस फिल्ट्रेशन पर। ट्रैप्स करता है पार्टिकल लार्जर देन द पोर साइज ऑन द टॉप सरफेस ऑफ द फिल्टर, यानी कि जो फिल्टर है उसका जो टॉप सरफेस है, उस टॉप सरफेस पर जो छेद हैं, ठीक है, जो होल्स हैं, उस होल से बड़े पार्टिकल्स को ऊपर ही रहने देता है। ठीक है। ये तो होता है ना चाय छन्नी में, जो उस होल से बड़े पार्टिकल्स हैं वो उसके ऊपर रह जाती हैं और जो लिक्विड है वो नीचे आ जाता है। कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ने से पहले आप इसको देख लो। यहाँ पर यह है मेम्ब्रेन फिल्टर। ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, यह है यहाँ पर मेम्ब्रेन फिल्टर। इसके अंदर बहुत सारे होल्स हैं। इस मेम्ब्रेन फिल्टर को हम कहाँ पर लगा देंगे, इस फनल के ऊपर अगर हम लगा देंगे, ऊपर से जब हम यहाँ पर मटेरियल डालने स्टार्ट करेंगे तो भाई नीचे से हमें यहाँ पर फिल्ट्रेट मिल जाएगा। ठीक है। कंस्ट्रक्शन देखो पढ़ लेते हैं इसकी। मेम्ब्रेन फिल्टर, मेम्ब्रेन होती है एकदम, मेम्ब्रेन फिल्टर आर मेड अप ऑफ थिन एंड फ्लैट मेम्ब्रेन्स ऑफ सेलुलोज डेरिवेटिव्स। मेम्ब्रेन फिल्टर बने हुए थे पतले या फ्लैट मेम्ब्रेन्स के, किसके, सेलुलोज डेरिवेटिव से, जैसे कि सेलुलोज एसीटेट है या सेलुलोज नाइट्रेट है, तो इसके बने हुए होते हैं ये मेम्ब्रेन फिल्टर्स। जो पोर साइज होता है, द पोर साइज ऑफ द फिल्टर इज इन माइक्रॉन और सब माइक्रॉन रेंज। ठीक है। जो पोर साइज होता है यानी कि जिसके अंदर जो होल्स होती हैं उसका जो साइज होता है वो माइक्रॉन या सब माइक्रॉन रेंज में होता है। अ मेम्ब्रेन फिल्टर इज 150 माइक्रोमीटर थिक। जो मेम्ब्रेन फिल्टर है वो अप्रॉक्सीमेटली 150 माइक्रोमीटर थिक होता है। कंटेन करता है अबाउट मिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक पोर्स। उसके अंदर बहुत सारे मिलियंस यानी कि लाखों की तादाद में, लाखों की तादाद में उसके अंदर जो पोर्स हैं, जो होल्स हैं, जो छेद हैं वो प्रेजेंट होते हैं। द डायमीटर ऑफ दिस पोर्स इज़ यूनिफॉर्म। और जो डायमीटर होता है बेसिकली उन पोर्स का वो बहुत यूनिफॉर्म होता है। बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, ठीक है, रिक्वायरमेंट यानी कि ज़रूरत के अनुसार। ठीक। द साइज ऑफ दिस पोर्स इज एडजस्ट। जो साइज है इन पोर्स का उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन के दौरान। ठीक। द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेम्ब्रेन फिल्टर possesses a pore size of 0.22 माइक्रोमीटर टू 0.45 माइक्रोमीटर। ये जो दो साइज़ है 0.22 माइक्रोमीटर से और 0.45 माइक्रोमीटर, ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेबल है, ज़्यादातर ये यूज़ किए जाते हैं। ठीक है। डायग्राम आपने देख लिया। अब भाई वर्किंग समझ लो। वर्किंग यहाँ पर पहले अगर मैं आपको दिखा देता हूँ तो देखो यहाँ से हमने मटेरियल अपने डाल दिया। फॉर एग्जांपल आपको चाय छाननी है, यहाँ से आपने डाल दी। ठीक है। यहाँ से आपने चाय वगैरह जो भी छाननी वो डाल दी। बड़े जो मटेरियल्स हैं जो वो हैं वो यहाँ पर ऊपर रह जाएंगे, जबकि जो फिल्ट्रेशन है, जो फिल्ट्रेट है वो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ मिल जाएगा। वर्किंग क्या है, द मेम्ब्रेन फिल्टर फंक्शंस लाइक अ सीव। जो मेम्ब्रेन फिल्टर है वो फंक्शन करता है, ठीक है, काम करता है एक छलनी की तरह, सीव की तरह। एंड दस रिमूव पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स को रिमूव करता है। अ मेम्ब्रेन फिल्टर हैज़ 400 to 500 मिलियन पोर्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ द फिल्टर सरफेस, यानी कि जो फिल्टर सरफेस है उसमें पर स्क्वायर सेंटीमीटर में 400 से लेकर 500 मिलियन, 400-500 की बात नहीं होती भाई, 1 मिलियन 10 लाख का होता। अब यहाँ पर बात हो रही है 400 से लेकर 500 मिलियन पोर्स होते हैं एक स्क्वायर सेंटीमीटर में फिल्टर सरफेस के। सो दैट, इसलिए फर्स्टली टेक अ मिक्सचर, हम मिक्सचर जो हमें जो बेसिकली फ़िल्टर करना है वो हम लेंगे, जो भी फ़िल्टर हमें करना है। देन पास इट थ्रू दी मेम्ब्रेन फिल्टर, फिर हम उसको पास करेंगे किस पर, मेम्ब्रेन फिल्टर के थ्रू। ठीक है। पार्टिकल्स लार्जर दैन द पोर साइज, वो पार्टिकल जो कि पोर साइज से बड़े हैं, रिटेन ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर, वो मेम्ब्रेन फिल्टर के जो सरफेस है उसके ऊपर ही रह जाएंगे। एंड द लिक्विड इज पास थ्रू द मेम्ब्रेन फिल्टर, और जो लिक्विड है वो मेम्ब्रेन फिल्टर के थ्रू नीचे की तरफ पास हो जाएगा।
आफ्टर दैट इसके बाद में कलेक्ट द फिल्ट्रेट इन द सुइटेबल कंटेनर, फिर हम क्या करेंगे भाई, कलेक्ट कर लेंगे फिल्ट्रेट को किसी सुइटेबल कंटेनर में। समझ में आ गई बात। एप्लीकेशंस और समझ लो अब इसकी भाई, यूज़ क्या है इसका, ठीक है। यूज़ क्या है, मेम्ब्रेन फिल्टर आर मेनली यूज फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस और द ट्रीटमेंट ऑफ रेजिडुअल लिक्विड्स। मेम्ब्रेन फिल्टर को बेसिकली मेनली यूज़ किया जाता है सेपरेट करने के लिए सब्सटेंसेस को, ठीक है, सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए या ट्रीटमेंट में किसके रेजिडुअल जो लिक्विड्स हैं उसके ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन इज़ यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू फ्लक्चुलेशन, सेडिमेंट प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स, एब्जॉर्प्शन, एक्सट्रैक्शन, डिस्टिलेशन। तो मेम्ब्रेन फिल्टर बेसिकली इन ये जो मतलब कुछ प्रोसेस हैं, डिस्टिलेशन, एक्सट्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन, इन सब में इसका यूज़ किया जाता है। इट कैन ऑल्सो बी यूज इन स्टार्च एंड स्वीटनर इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है क्लैरिफाई करने के लिए कॉर्न सिरप को, कंसनट्रेट रिंस वाटर को फ्रॉम स्टार्च से, ठीक है, एनरिचमेंट ऑफ डेक्सट्रोज को एनरिचमेंट कराना, ठीक है। इसी तरीके से मतलब कैन भी यूज़ किया जा सकता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन लाइंस में एंजाइम्स के लिए, इन कंसनट्रेटिंग दैम प्रिपेयर टू अदर प्रोसेस से पहले, ठीक है, उसको कंसनट्रेट वगैरह कराने के लिए। तो सिंपल सी ये बात है, बेसिकली इसमें इसका यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर जो सेकंड इक्विपमेंट है भाई फिल्ट्रेशन में, वो क्या है, सिंटर्ड गिलास फिल्टर, सिंटर्ड गिलास फिल्टर, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है इसका, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिड्यूसिंग प्रेशर, रिड्यूसिंग प्रेशर के प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के दौरान में हाई प्रेशर एक्सर्ट ऑन द सिंटर्ड गिलास डिस्क, जो सिंटर्ड गिलास डिस्क है उसके ऊपर हाई प्रेशर, क्या, हाई प्रेशर उसके ऊपर डाला जाता है। लोअर प्रेशर एक्सर्ट ऑन द बेस ऑफ फनल, और जो फनल की बेस है उस पर लोअर प्रेशर डाला जाता है। ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस की वजह से फिल्ट्रेशन परफॉर्म यहाँ पर हो पाता है, ठीक है। कुछ इसी टाइप का होता है। देखो सिंटर्ड गिलास फिल्टर भी यहाँ पर क्या है, ये सिंटर्ड गिलास फिल्टर डिस्क है यहाँ पर लगी हुई, और ये सिंपल वही क्या है, फनल है, ठीक है। यहाँ पर ये डिस्क सिंटर्ड गिलास फिल्टर डिस्क लगी हुई है जिसके थ्रू मटेरियल पास होकर नीचे की तरफ से निकल जाएगा। समझ में आ गई बात। आप समझ लो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन। इट कंसिस्ट ऑफ द ग्लास फनल, ये कंसिस्ट करती है क्या, ग्लास फनल कंसिस्ट करती है, ठीक है। बेसिकली शीशे की कीप हम कह सकते हैं फनल, ठीक है। और सिंटर्ड गिलास डिस्क इसके अंदर लगी हुई होती है। ये बने हुए होते हैं बोरोसिलिकेट गिलास के, जो गिलास है फाइनली पाउडर होता है, पार्टिकल जो हैं रिक्वायर्ड साइज़ के वो सेपरेटेड होते हैं और उसको पैक किया जाता है डिस्क मोल्ड्स में, ठीक है। ये जो मोल्ड्स हैं इसको हीट किया जाता है अनटिल सुइटेबल एडेशन, जब तक सुइटेबल उसमें एकदम चिपक नहीं जाए आपस में, ठीक है। टेक प्लेस बिटवीन द ग्रैन्यूल्स के बीच में आपस में क्या होने हो जाए, एडिशन नहीं हो जाए, जब तक उसको क्या करा जाता है, हीट किया जाता है। देन जो डिस्क है उसको फ्यूज़ किया जाता है टू अ फनल में ऑफ सुइटेबल शेप के और साइज़ की, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। वर्किंग देखो यहाँ पर, वर्किंग भी सिंपल वही है सारा कुछ। जो सिंटर्ड ग्लास फिल्टर है वो अवेलेबल होता है डिफरेंट पोर्ट साइजेज़ में। हैंस टेक द मिक्सचर टू बी फिल्टर, जो भी फिल्टर हमें मिक्स करना है, जो भी मिक्सचर हमें फ़िल्टर करना है वो हम मिक्सचर ले लेंगे। उसके बाद में पास इट थ्रू द सिंटर्ड ग्लास फिल्टर के थ्रू हम उसको पास करेंगे अंडर रिड्यूस प्रेशर में। सो क्या होगा कि जो पार्टिकल लार्जर दैन द पोर साइज से बड़े जो पार्टिकल्स हैं इज रिटेन ऑन द सरफेस ऑफ फिल्टर, वो फिल्टर के सरफेस पर ही रह जाएंगे। एंड द लिक्विड पास थ्रू द सिंटर्ड ग्लास फिल्टर, और जो लिक्विड है वो पास हो जाएगा सिंटर्ड ग्लास फिल्टर से। फिर हम उसको कलेक्ट कर लेंगे, कलेक्ट फिल्ट्रेट इन ए सूटेबल जार, ठीक है। किसी सूटेबल जार में हम उसको कलेक्ट कर लेंगे। एप्लीकेशन क्या यूजेज हैं भाई सिंटर्ड ग्लास फिल्टर के, ठीक है। दीज आर यूज फॉर कोर्स फाइन एंड बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन के लिए बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है बैक्टीरिया को फिल्टर करने के लिए, यानी कि बैक्टीरिया नहीं चाहिए ना हमें, तो सिंपल सी बात है, ठीक है। तो कोर्स फाइन या बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन में इसका यूज़ किया जाता है। दीज आर यूज फॉर पेरेंट्रल इंजेक्शन है, ऑफ्थेल्मिक आंखों में डालने वाले सॉल्यूशंस हैं, ड्रॉप्स हैं, आई ड्रॉप्स वगैरह हैं, एयर ड्रॉप्स वगैरह हैं, इसमें इनका यूज़ किया जाता है। सॉल्यूशन ऑफ पोटेंट ड्रग्स के जो सॉल्यूशन है उनको फिल्टर करने में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया भाई फिल्ट्रेशन। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा साइज रिडक्शन, हमने पढ़ा साइज सेपरेशन, हमने पढ़ा मिक्सिंग, हमने पढ़ा फिल्ट्रेशन। चारों प्रोसेस आपकी उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गए होंगे अब तक, ठीक है। फिल्ट्रेशन में क्या, फिल्टर कर दो भाई, चाय छान दो, ठीक है। चाय चाहिए ना आपको, अनवांटेड मटेरियल है चाय की पत्ती, उसको छान के बाहर फेंक दो, सिंपल सी बात है, ठीक। तो अब जो नेक्स्ट हमारे इसमें प्रोसेस है वो प्रोसेस है ड्राइंग प्रोसेस, ठीक है। ड्राइंग प्रोसेस। अब हमें क्या करना है भाई, अपने मटेरियल को सुखाना है, ठीक है। कुछ मटेरियल अगर सुखाने वाला है तो यहाँ पर हम उसको सुखा लेंगे। वर्किंग ऑफ फ्लूइडाइज बेड ड्रायर एंड प्रोसेस ऑफ
फ्रीज ड्राइंग। यहाँ पर हमें देखो ड्राइंग में क्या पढ़ना है, जो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर है उसकी हमें वर्किंग पढ़नी है काफ़ी अच्छे से, और दूसरा जो फ्रीज ड्राइंग का प्रोसेस है वो हमें यहाँ पर पढ़ना रहता है। तो ड्राइंग क्या है, ड्राइंग प्रोसेस क्या है, सुखाना। कपड़े सुखाते हो ना बाहर छत पे, ठीक है, धूप में, तो वही क्या है, ड्राइंग है, सुखाना। ड्राइंग इज डिफाइंड एज द फाइनल रिमूवर ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम सॉलिड्स बाय थर्मल वेपोराइजेशन, यानी कि थर्मल हीट देकर कुछ, ठीक है, हीट देकर क्या करना, फाइनल रिमूवल कर देना है किस चीज़ का, मॉइस्चर का, नमी का, ठीक है। तो सॉलिड से, जैसे आपके कपड़े अगर थोड़े गीले हैं तो आप उसको धूप में डाल देते हो, वहाँ से उसको हीट मिलती है जिसके थ्रू क्या हो जाता, रिमूवल हो जाता है बेसिकली मॉइस्चर का, वाटर का। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। इट इज़ जनरली यूज टू प्रिवेंट द प्रोडक्ट फ्रॉम डिटोरेशन, ये जनरली यूज़ किया जाता है प्रोडक्ट को ख़राब होने से, सड़ने से बचाने के लिए, ताकि हमारे प्रोडक्ट ख़राब नहीं हो। आपने देखा होगा जो गीली चीज़ें होती हैं वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, जबकि जो सूखी चीज़ें होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा टाइम तक वो मतलब काम में आ जाती हैं, ठीक है। सिमिलरली, ठीक। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ड्राइंग, क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं ड्राइंग के। सो दैट ड्राइंग इज़ इम्पॉर्टेंट टू इम्प्रूव द स्टेबिलिटी एंड प्रिवेंट डिटोरेशन ऑफ द ड्रग्स। ड्राइंग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंप्रूव करने के लिए स्टेबिलिटी को, और बचाने के लिए डिटोरेशन ऑफ ड्रग, यानी कि ड्रग के ख़राब होने से बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस है। टू प्रिपेयर ग्रैन्यूल्स फॉर टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स, टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स के लिए क्या प्रिपेयर करने के लिए भाई, ग्रैन्यूल्स को प्रिपेयर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। टू रिड्यूस द बल्क डेंसिटी एंड वेट, जो बल्क डेंसिटी है और जो वेट है उसको रिड्यूस करने के लिए, अगर कोई गीली चीज़ है तो उसका वजन ज़्यादा होगा, वहीं पर अगर आप उसको सुखा दोगे तो उसका वजन कम होगा। आपके पास आपकी जैकेट है, पानी में भीगी हुई है, तो वजन ज़्यादा होगा ना, वहीं उसको सुखा दोगे तो वजन कम हो जाएगा। तो इसीलिए बल्क डेंसिटी को, वेट को रिड्यूस करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ईजी ट्रांसपोर्ट में और स्टोरेज में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। बेसिकली जितना ज़्यादा हल्का होगा ना, क्योंकि सूखी हुई चीज़ हल्की होती है, तो जितना ज़्यादा हल्का होगा उतनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम आएगी, और हैंडलिंग में, बल्किंग में, स्टोरेज वगैरह में उसको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। टू प्रिजर्व द मटेरियल, मटेरियल को प्रिजर्व करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि फूड प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे भाई फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। प्रिंसिपल इसका क्या है, प्रिंसिपल भाई, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लूइडाइजेशन, जो प्रिंसिपल है इस पर ही आधारित है। फ्लूइडाइजेशन अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है वेयर अ मटेरियल इज ड्राइड बाय पासिंग हॉट एयर गैस एट हाई प्रेशर थ्रू अ परफोरेटेड बॉटम ऑफ कंटेनर कंटेनिंग द ग्रैन्यूल्स टू बी ड्राइड, ठीक है। फ्लूइडाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी मटेरियल हमें सुखाना है उस मटेरियल में हम क्या करते हैं, जो गर्म हवा है या गैस है, हाई प्रेशर से हम उसके अंदर क्या करते हैं, उसको एक्सर्ट कराते हैं। परफोरेटेड, जो छेददार, ठीक है, जिसमें छेद हुए होते हैं बॉटम में, ठीक है, उसके थ्रू हम हीट को, या जो मतलब गर्म हवा है, जो गैस है, उसके थ्रू हम उसको पास कराते हैं, ठीक है, जिस कंटेनर में बेसिकली ग्रैन्यूल्स वगैरह होती हैं तो सुखाने के लिए। कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पढ़ने से पहले वही, पहले आप इसका इक्विपमेंट देख लो, ठीक है, इक्विपमेंट, ठीक है। ये क्या है, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर है, ये फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर है। इसमें क्या लगे हुए हैं भाई, यहाँ पर देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पर एक इनलेट है, एक आउटलेट है, यानी कि एक तरफ से हम मटेरियल को डालेंगे, दूसरी तरफ से मटेरियल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एयर हीटर्स लगे हुए हैं हवा को गर्म करने के लिए, फिर यहाँ पर एयर फिल्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर ये परफोरेटेड प्लेट है, ठीक है, यहाँ पर फ्लूइडाइज्ड सॉलिड है जो हमें सुखाना है, और यहाँ पर ये क्या है, डिटैचेबल बाउल है, यानी कि इसको हम बाहर भी निकाल सकते हैं, डिटैचेबल बाउल है। यहाँ पर ये फिल्टर बैग्स लगे हुए हैं, और यहाँ पर एक फ़ैन है ऊपर की तरफ जो कि रोटेट करता है, और यहाँ से फिर क्या है, आउटलेट के थ्रू वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर इसके पढ़ते हैं हम कंस्ट्रक्शन। जो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर है कंसिस्ट ऑफ अ स्टील शेल ऑफ सिलेंड्रिकल चैम्बर, इसमें क्या होता है, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर में एक स्टील शेल होती है सिलेंड्रिकल चैम्बर की, जिसका अंदर रिमूवेबल परफोरेटेड बॉटम लगा हुआ होता है, जिसको हम बोलते हैं बाउल। जो बाउल है इज़ यूज टू प्लेस द मटेरियल टू बी ड्राइड, बेसिकली बाउल जो है वो मटेरियल जो भी हमें सुखाना है उसको रखने के लिए बाउल का यूज़ किया जाता है। अ फैन इज़ माउंटेड ऑन द टॉप टू सर्कुलेट द हॉट एयर, एक पंखा ऊपर की तरफ फ़ैन लगा हुआ होता है जो कि क्या करता है भाई, क्या करता है, सर्कुलेट करता है, घुमाता है हॉट एयर को, गर्म हवा को। एंड अ हीटर टू हीट द एयर, और एक हीटर लगा हुआ होता है इसके अंदर हवा को गर्म करने के लिए। फिल्टर बैग्स लगे हुए होते हैं प्लेस ऑन द टॉप पर, ठीक है, ड्राइंग कंटेनर के, क्या करने के लिए, जो फाइन पाउडर्स है उसको क्या करने के लिए, रिकवर करने के लिए। समझ में आ गई बात। अब इसके पढ़ लो भाई वर्किंग। जो वेट ग्रैन्यूल्स है टू बी ड्राइड आर प्लेस इन अ डिटैचेबल बाउल, जो ग्रैन्यूल, जो मतलब गीले ग्रैन्यूल्स हैं, ठीक है, जो कि हमें सुखाने हैं, उसको हम रख देंगे डिटैचेबल बाउल में।
एंड द बॉल इज़ इंसर्टेड इनटू द ड्रायर, और फिर जिस बॉल में हमने वो मटेरियल जो हमें सुखाना था, गीला मटेरियल, गीला पदार्थ, ठीक है, वेट मटेरियल, जिस बॉल में हमने रखा था उस बॉल को हम क्या करेंगे, ड्रायर के अंदर रख देंगे। फ्रेश एयर पास थ्रू अ प्री फिल्टर से फ्रेश एयर को हम पास कराएंगे, विच इज़ देन हीटेड व्हेन पासिंग थ्रू द हीट एक्सचेंजर, जब वो हीटर के थ्रू या हीट एक्सचेंजर के थ्रू पास होगी तो हवा गर्म हो जाएगी। हॉट एयर फ्लोज थ्रू द बॉटम ऑफ द बॉल, और जो गर्म एयर है, गर्म हवा है, वो बॉल की नीचे की तरफ से, क्योंकि नीचे की तरफ क्या है, होल्स हैं, छेद हुए हैं, ठीक है, वहाँ की तरफ से वो फ्लो करना स्टार्ट करेगी। एट द सेम टाइम, उसी सेम टाइम पर, उसी वक्त क्या होगा, द फैन स्टार्ट टू रोटेट, पंखा भी घूमना स्टार्ट कर देगा। द एयर स्पीड इंक्रीज ग्रेजुअली, और जो हवा की स्पीड होगी वो ग्रेजुअली इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एयर इज ग्रेटर देन द सेडिमेंटेशन रेट ऑफ ग्रेन्यूल, जब जो वेलोसिटी है एयर की जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी सेडिमेंटेशन रेट से, ग्रेन्यूल्स की, ठीक है, गैस स्ट्रीम से, तो क्या होगा कि ड्राइंग ऑफ द मटेरियल टेक प्लेस वेरी रैपिडली, तब मटेरियल सूखना बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ में शुरू कर देगा। एंड द मॉइस्ट एयर एस्केप फ्रॉम द टॉप, और जो नम एयर है, ठीक है, जो हवा है, ठीक है, नम एयर, वो बेसिकली टॉप से बाहर निकल जाएगी आउटलेट के थ्रू। एयर फिल्टर्स अबाउट द बेड प्रिवेंट द एस्केप ऑफ फाइन पार्टिकल्स ऑफ ड्राइंग मटेरियल, जो एयर फिल्टर हैं ऊपर की तरफ अबाउट द बेड के ऊपर, बेसिकली वो प्रिवेंट करते हैं, किससे, जो एयर फिल्टर्स लगे हुए हैं ना, जो एयर बैग्स हैं, बेसिकली एयर फिल्टर्स, वो मतलब फाइन पार्टिकल्स ताकि के रिमूव ना हो जाएं, ठीक है, उसके लिए, उसको एस्केप करने के लिए, रिकवर करने के लिए ड्राइंग मटेरियल्स को इसका यूज़ किया जाता है बेसिकली, ठीक है। तो एप्लीकेशन इसकी क्या है भाई, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर इज़ यूज फॉर द ड्राइंग ग्रैन्यूल्स टू बी पंच्ड इनटू द टैबलेट्स, ठीक है, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर का यूज़ किया जाता है सुखाने के लिए ग्रैन्यूल्स को, वो ग्रैन्यूल्स जो कि पंच कर कर जिनको टैबलेट्स हमें बनानी है, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर कोटिंग ग्रैन्यूल्स, और ग्रैन्यूल्स की कोटिंग के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। यूज़ फॉर मिक्सिंग के लिए, ग्रैन्युलेशन के लिए, ड्राइंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है इस इक्विपमेंट का। इसी तरीके से यूज़फुल है फार्मास्यूटिकल, केमिकल और फूड इंडस्ट्रीज़ में इसका फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर देखो हम समझेंगे फ्रीज ड्रायर क्या होता है। फ्रीज ड्राइंग इज़ ऑल्सो कॉल्ड लायोफिलाइजेशन। फ्रीज ड्रायर को हम क्या बोलते हैं, उस फ्रीज ड्राइंग को लायोफिलाइजेशन भी हम इसको बोलते हैं। प्रिंसिपल इसका क्या है, द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन फ्रीज ड्राइंग इज सब्लिमेशन प्रोसेस है, जहाँ पर हम क्या करते हैं, वियर द वाटर प्रोसेस थ्रू डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड स्टेट, जहाँ से जो पानी है वो पास होता है डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से, यानी कि आइस से, टू वेपर स्टेट में, विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, बिना लिक्विड स्टेट से पास हुए, यानी से डायरेक्ट में क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल देखो, सुनो, आपके पास बर्फ़ है, ठीक है, अब उस बर्फ़ का पानी नहीं बनता, ठीक है, वो बर्फ़ ऐसे ही एवेपोरेट हो जाती है, मतलब डायरेक्ट गैस में, ठीक है, या वेपर स्टेट में क्या हो जाती है, पास हो जाती है बिना लिक्विड स्टेट में आई, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। यही प्रोसेस यहाँ पर होता है, सिंपल सी भाई बात है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल यार मैं तुम्हें कैसे मतलब बताऊँ, इसका एग्जाम्पल तुम कुछ ऐसे समझो कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास तुम एक कपड़ा लो, ठीक है, एक कपड़ा आप लो, उस कपड़े को क्या करो, गीला कर कर फ्रीज़र में रख दो, ठीक है। अब गीला कर कर आपने उस कपड़े को अपनी फ्रीज़र में रख दिया, अपने रेफ्रिजरेटर का जो आपका फ्रीज़र है उसमें आपने उसको रख दिया। अब उसमें जो जितना पानी था उस मतलब कपड़े पर वो जम जाएगा। अब उसको बाहर निकालो और एकदम से बहुत स्पीड के साथ में उसको झटक दो, ठीक है, स्पीड के साथ में उसको झटक दो, तो क्या होगा कि जितना भी वो पानी जो बर्फ़ था उस पर चिपका हुआ वो सारा का सारा रिमूव हो जाएगा, आपका कपड़ा सूखा हुआ आपको मिल जाएगा। सिंपल सी बात है यार, ये तो यहाँ पर हो रहा है ना सिंपल, यानी कि लिक्विड स्टेट में नहीं आता बर्फ़, ठीक है, डायरेक्टली क्या हो जाता, वेपर फॉर्म में मतलब एवापोरेट हो जाता। ऐसा कुछ समझ सकते हो आप। कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पढ़ने से पहले आप इसका डायग्राम देख लो। यह है एक फ्रीज ड्रायर, जिसमें यहाँ पर क्या है, हीटिंग शेल्फ वगैरह लगे हुए हैं। ये चैम्बर है, इसके अंदर क्या है, फ्रोज़न सब्सटेंस है। यहाँ पर ये क्या है, वैक्यूम लगा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पर रिफ्रिजरेंट है, कंडेंसर, आइसोलेशन वाल्व वगैरह यहाँ पर लगे हुए हैं। हीट ट्रांसफ़र फ्लूइड मैनिफोल्ड्स वगैरह यहाँ पर हैं, ठीक है, ये सारा कुछ। तो यहाँ पर वर्किंग, यहाँ पर अब हमें पढ़नी है भाई वर्किंग से पहले कंस्ट्रक्शन पढ़नी है ना, कंस्ट्रक्शन। अब फ्रीज ड्रायर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। एक फ्रीज ड्रायर में कुछ ये फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं जो कि लगे हुए होते हैं, जैसे कि चैम्बर फॉर वैक्यूम ड्राइंग के लिए चैम्बर लगा हुआ होता है। दिस चैम्बर कंटेन्स द शेल्स फॉर कीपिंग द मटेरियल। ये चैम्बर बेसिकली
जो मटेरियल है उसको रखने के लिए होता है। अब वैक्यूम सोर्स इसके अंदर एक लगा हुआ होता है, वैक्यूम पंप कनेक्ट होता है चैम्बर से प्रोड्यूस करने के लिए वैक्यूम को, ठीक है, इनसाइड द चैम्बर के अंदर। हीट सोर्स इसके अंदर होता है हीट प्रोड्यूस करने के लिए। और क्या होता है भाई, वेपर रिमूवल सिस्टम इसके अंदर होता है, यानी कि कंडेंसर अटैच होता है चैम्बर से, जो कि यूज़ किया जाता है वेपर्स को रिमूव करने के लिए। वर्किंग किस तरीके से करता है ये, द एक्वस प्रोडक्ट टू बी ड्राई इज प्लेस ऑन द शेल्फ इन द ड्राइंग चैम्बर। जो भी एक्वस प्रोडक्ट है जो कि हमें सुखाना है उसको हम शेल्फ में रख देंगे भाई ड्राइंग चैम्बर में। अब क्या होगा, द प्रोडक्ट इज फ्रीज एट -40 डिग्री सेंटीग्रेड बाय सर्कुलेटिंग रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द स्मॉल कंप्रेशर थ्रू पाइप्स विद इन द शेल्फ। शेल्फ के अंदर क्या है, स्मॉल कंप्रेशर लगे हुए हैं, ठीक है। तो क्या होगा, पाइप्स के थ्रू बेसिकली वहाँ पर -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो एकदम फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा, ठीक है। आफ्टर फ्रीजिंग इज कंप्लीट, जैसे फ्रीजिंग कंप्लीट हो जाएगी, द चैम्बर इज इवैक्यूएटेड बाय मींस ऑफ वैक्यूम पंप, ठीक है, चैम्बर इवैक्यूएट होगा वैक्यूम पंप से। देन उसके बाद में वाटर वेपर इज रिमूव फ्रॉम द चैम्बर, जो वाटर वेपर है वो रिमूव हो जाएंगे चैम्बर से बाय मींस ऑफ अ कंडेंसर से, ठीक है। हीट इज देन इंट्रोड्यूस फ्रॉम द शेल्फ टू द प्रोडक्ट बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिक सोर्सेज, ठीक है। जो हीट है उसको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा शेल्फ से प्रोडक्ट में, ठीक है, बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिक सोर्सेज से, या जो सर्कुलेटिंग हॉट वाटर है उसके थ्रू हीट दी जाएगी अंटिल द प्रोडक्ट इज ड्राई, जब तक प्रोडक्ट सूख नहीं जाता, ठीक है। ड्यूरिंग हीटिंग के दौरान में वैक्यूम इज अप्लाइड, ठीक है, वैक्यूम अप्लाई किया जाएगा यानी कि जो हवा है, ठीक है। द कंटेनर इज देन रिमूव, और फिर जो कंटेनर है उसको हम रिमूव कर देंगे, सील करेंगे अंडर एसेप्टिक कंडीशंस में। फ्रीज ड्राइंग समझ में आ गया, एप्लीकेशन सब इसके समझ लो भाई। फ्रीज ड्राइंग इज़ यूज फॉर ड्राइंग ब्लड सीरम प्लाज्मा एंटीबॉडीज़ हार्मोन्स, ठीक है। एंटीबॉडीज़ हैं, ब्लड है या ब्लड प्लाज्मा है, ब्लड सीरम है, इसको बेसिकली सुखाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है, एक्सेट्रा। इसी तरीके से ऑल्सो यूज़ फॉर रिड्यूस द वेट ऑफ प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट का वेट है उसको रिड्यूस करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। फ्रीज ड्राइंग इज़ यूज फॉर प्रिजर्वेशन इन फूड इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री में प्रिजर्वेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसका ड्राइंग में, प्रिजर्व करने में, ह्यूमन टिश्यूज़ को प्रिजर्व करने में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या पढ़ लिया अब तक, साइड रिडक्शन, साइड सेपरेशन, मिक्सिंग फिल्ट्रेशन एंड ड्राइंग प्रोसेस हमने पढ़ लिया। लास्ट वाला प्रोसेस आपका एक बचा है जिसका नाम है एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। एक्सट्रैक्शन यानी कि हम यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, जो हमारा मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है उसको हम एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं भाई, एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। सिंपल इसका यार एग्जाम्पल तुम ऐसे समझो, आप चाय बना रहे हो, ठीक है। बार बार चाय का एग्जाम्पल क्यों ही ले रहा हूँ मैं, क्योंकि यही मुझे सबसे ज़्यादा आसान लग रहा है आपके एतबार से और मेरे हिसाब से भी, ठीक है। तो क्या कह रहा था मैं, हाँ, आप बना रहे हो चाय, ठीक है। एक मतलब पैन में आपने पानी वगैरह लिया और उस पानी में आपने क्या किया, उस पानी में आपने डाल दी चाय की पत्ती। तो जब आपने चाय की पत्ती उसमें डाल दी तो भाई उस चाय की पत्ती में जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एक्सट्रैक्ट होकर उस पानी में आ जाएंगे, जो पानी आप चाय के तौर पे पी लोगे दूध डालकर। सिंपल सी बात है, यही क्या है, एक्सट्रैक्शन है। मीन्स दैट एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को एक्सट्रैक्ट कर लेना, ठीक है। जो प्लांट सोर्स है या जो भी हमारे पास ड्रग है उसमें से एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को बाहर निकाल लेना, इसी को हम बोलते हैं एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, ठीक है। इसमें आपको देखो क्या क्या पढ़ना है, इसमें आपको पढ़नी है डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, मेथड और एप्लीकेशंस, ठीक है। समझ में आ गई ना बात। एक्सट्रैक्शन क्या है, एक्सट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम द रॉ मटेरियल, ठीक है, ऑफ आइदर प्लांट और एनिमल और डायरेक्टली फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज विद इन द हेल्प ऑफ सॉल्वेंट। किसी सॉल्वेंट की मदद से एक्सट्रैक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम आइसोलेशन करते हैं, किसका, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का। किस में से करते हैं, फ्रॉम रॉ मटेरियल, जो कि कच्चा पदार्थ है उसमें से हम एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को या एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को आइसोलेट करते हैं। अब वो रॉ मटेरियल या तो हमें प्लांट से या एनिमल से या डायरेक्टली नेचुरल सोर्सेज से हमें ऑब्टेन हुआ, और किसके साथ में हम करते हैं, किसी सॉल्वेंट के साथ में हम एक्सट्रैक्शन करते हैं। जैसे कि चाय की पत्ती का जो हमने उसमें से एक्सट्रैक्शन किया केमिकल, एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, वो किसके साथ में किया, पानी के साथ में किया ना, ठीक है, या आप दूध के साथ में करोगे, सिंपल सी बात है। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सट्रैक्शन, बेसिकली देखो क्लासीफाई हम यहाँ पर कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन को, तो एक्सट्रैक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलो। सबसे पहले यहाँ पर लिक्विड एक्सट्रैक्शन, इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, लिक्विड एक्सट्रैक्शन ऑल्सो नोन एज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन भी हम इसको बोलते हैं। इट इज़ कैरिड आउट इन सेपरेटिंग फनल में बेसिकली किया जाता है। इन दिस टाइप ऑफ एक्सट्रैक्शन, इस टाइप के एक्सट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, द कंपोनेंट ऑफ लिक्विड मिक्सचर, जो कंपोनेंट है लिक्विड मिक्सचर का
आर सेपरेटेड बाय कॉन्टेक्टिंग दैम विद अ सुइटेबल इनसॉल्युबल सॉल्वेंट। जो कंपोनेंट है ना लिक्विड मिक्सचर का जो कंपोनेंट है उसको हम सेपरेट करते हैं बाय कांटेक्ट में लाकर, किसके साथ में, सुइटेबल जो इंसॉल्युबल सॉल्वेंट हमारे पास है उसके कांटेक्ट में लाकर। ठीक है, मीन्स दैट देखो लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन यानी कि दोनों ही चीज़ें हमारे पास लिक्विड हैं, बट फ़र्क इतना है कि एक सॉल्युबल है और एक इनसॉल्युबल सॉल्वेंट है। ठीक है, तो इनसॉल्युबल सुइटेबल किसी इनसॉल्युबल सॉल्वेंट के साथ में कांटेक्ट मिलाकर हम क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पर एक्सट्रैक्शन करा रहे होते हैं विच डिजॉल्व वन और मोर कंपोनेंट, जो कि डिजॉल्व करता है एक या एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स में। ठीक है, कंपोनेंट्स को। सेकंड है हमारे यहाँ पर सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन। दिस टाइप ऑफ एक्सट्रैक्शन इज़ वाइडली यूज इन द एनालिटिकल लेबोरेटरीज। जो लैब्स हैं, लेबोरेटरीज हैं, एनालिटिकल लेबोरेटरीज हैं, उसमें बेसिकली इस टाइप का जो एक्सट्रैक्शन है वो वाइडली यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर आइसोलेशन, आइसोलेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है, एनरिचमेंट के लिए, प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपोनेंट्स को प्यूरिफाई करने के लिए, एक्वस सॉल्यूशन से प्यूरिफाई करने के लिए। ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है सॉलिड फेज एक्सट्रैक्शन का। इट इन्वॉल्व्स कॉन्टेक्टिंग ऑफ एक्वस सैंपल विद अ सॉलिड फेज। इसमें क्या होता है, जो एक्वस सैंपल है ना उसको सॉलिड फेज के साथ में इन्वॉल्व होता है, बेसिकली उसके कांटेक्ट में लाया जाता है, वियर जहाँ पर जो कंपोनेंट है वो एड्जॉर्ब हो जाता है सरफेस पर, जो सॉलिड फेज है ना उसके सरफेस पर एड्जॉर्ब हो जाता है कंपोनेंट। ठीक है, समझ में आ गई ना बात। अब थर्ड है यहाँ पर हमारा सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन। सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लीचिंग, इसको हम लीचिंग भी बोलते हैं। इट मीन्स दैट, इसका मतलब है रिमूवल ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम यहाँ पर रिमूव करते हैं किसी मिक्सचर से सॉलिड के, बाय ब्रिंगिंग द सॉलिड मटेरियल इन कांटेक्ट विद लिक्विड। किस में लाकर, सॉलिड मटेरियल को लिक्विड के कांटेक्ट में लाकर। जैसे कि सॉलिड क्या है, चाय की पत्ती सॉलिड है और पानी क्या है, लिक्विड है, दोनों के आपस में कांटेक्ट में लाए तो चाय के पत्ते का जो एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट था वो किस में आ गया, पानी में आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या है, सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन। दैट डिजॉल्व दिस पार्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट, जो कि डिजॉल्व कर देता है पार्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट को, और ये मेनली इट इज़ मेनली रिमूव सॉल्युबल कंपोनेंट फ्रॉम सॉलिड यूजिंग सॉल्वेंट। ये बेसिकली मेनली यूज़ किया जाता है रिमूव करने के लिए सॉल्युबल कंपोनेंट्स को। ठीक है, यानी कि ऐसे कंपोनेंट्स जो कि सॉल्युबल हैं, जो कि घुल जाते हैं। ठीक है, किस में से, सॉलिड से, बेसिकली किसी सॉल्वेंट का यूज़ कर कर इसमें हम एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे भाई मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन, कौन कौन से मेथड हैं जिनके ज़रिए से हम एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, वेरियस मेथड्स आर यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स के एक्सट्रैक्शन के लिए बहुत सारे अलग अलग टाइप के मेथड हैं, जिसमें एक है इन्फ्यूज़न, एक है डिकॉक्शन, एक है मैसरेशन, एक है पर्कुलेशन और एक है डाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें पढ़ना है इन्फ्यूज़न। दिस मेथड इज़ यूज फॉर दोज ड्रग्स विच आर सॉफ्ट इन नेचर। ये जो मेथड है बेसिकली ये यूज़ किया जाता है उन ड्रग्स के लिए जो ड्रग्स सॉफ्ट हैं नेचर में। ठीक है, एकदम एकदम कोमल, एकदम नर्म है किसमें, नेचर में, जैसे कि पत्ती हो गई। ठीक है, इन दिस मेथड, इस मेथड में या गुलाब की पत्ती हो गई, किसी फूल की पत्ती हो गई, ये सारा कुछ। ठीक है, इस मेथड में ड्रग इज प्लेस एट द बॉटम ऑफ द पॉट। ठीक है, हम क्या करेंगे, कोई बर्तन ले लेंगे, कोई पॉट ले लेंगे, उसके अंदर जो भी ड्रग है उसको हम डाल देंगे, एंड ऐड कोल्ड और हॉट वाटर, और उसके अंदर हम ठंडा या गर्म पानी हम उसके अंदर डाल देंगे, एंड स्टेट 3 to 4 टाइम, 3 से 4 बार हम उसको चलाएंगे। देन स्टैंड्स आर यूजुअली 15 मिनट्स, और 15 मिनट के लिए हम उसे छोड़ देंगे। ठीक है, आफ्टर 15 मिनट्स, 15 मिनट के बाद में क्या होगा, फिल्टरिंग ऑफ द लिक्विड विदाउट प्रेसिंग द मार्क, बिना मार्क को प्रेस किए हम क्या कर लेंगे, जो भी हमारे पास फिल्ट्रेशन है, ठीक है, जो भी हमारे पास मटेरियल है उसको हम फिल्टर कर लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने पानी लिया, ठीक है, आपने क्या लिया, पानी लिया। ठीक है, आपने ऐसा मान के चलो आपने एक गिलास लिया, उस एक गिलास में आपने 2-3 नींबू के स्लाइस काटे और वो आपने उसमें डाल दिए। ठीक है, अब आपने ऊपर से गर्म पानी उसके अंदर डाल दिया, गर्म पानी आपने उसके अंदर डाल दिया, और 3 से 4 बार आपने उसको चम्मच से चलाकर और 15 से 20 मिनट के लिए आपने उसे छोड़ दिया। अब आप क्या करोगे, 15 से 20 मिनट के बाद में चाय की छन्नी में आप उसे छान लोगे, लेकिन चाय की छन्नी के ऊपर जो मार्क रह जाएगा ना, जो नींबू के छिलके वगैरह रह जाएंगे, उसको आप प्रेस नहीं करोगे बिना प्रेस किए। ठीक है, तो जो नीचे वो आ जाएगा, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इन्फ्यूज़न। ठीक है, और या दूसरा, ये बेसिकली ड्रग इज़ एनक्लोज इन अ म्यूस्लिन बैग, जो ड्रग एनक्लोज होता है मुस्लिन बैग्स में, सस्पेंड होता है, हॉट सस्पेंड करते हैं हम उसको हॉट या कोल्ड वाटर में किसी पॉट में। स्ट्रिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड ड्यू टू स्लो सर्कुलेशन की वजह से उसको चलाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका एग्जाम्पल हम कुछ इस टाइप से ले लेते हैं कि आप जब रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हो, वहाँ पर आप चाय का ऑर्डर करते हो, तो चाय जब आप वहाँ पर ऑर्डर करते हो तो वहाँ पर आपको दूध मिलता है कप में, और एक पाउच आपको साथ में दिया जाता है चाय के पत्ते का, जिसको आप उसके अंदर डालकर डिप करते रहते हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या है,
ये क्या है भाई, ये है इन्फ्यूज़न। समझ में आ गई बात। अब सुनो, हम पढ़ेंगे यहाँ पर डिकॉक्शन। डिकॉक्शन, इन दिस मेथड द क्रूड ड्रग इज बॉइल्ड इन ए स्पेसिफाइड वॉल्यूम ऑफ वाटर। इस मेथड में जो क्रूड ड्रग है उसको हम उबालते हैं स्पेसिफाइड वॉल्यूम में वाटर के, ठीक है, डिफाइंड टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए हम क्या करते हैं, उसको उबालते हैं ड्रग को। इट इज़ दैन कूल्ड एंड स्टेन और फिल्टर, फिर हम क्या करते हैं, उसको ठंडा करते हैं, स्टेन करते हैं और हम उसे छान लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में द वाटर सॉल्युबल एंड हीट स्टेबल जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, यानी कि वाटर सॉल्युबल और हीट स्टेबल जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं हार्ड या वुडी क्रूड ड्रग्स के, उसको एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया जाता है। ठीक है, चाय बनाने वाले प्रोसेस को आप डिकॉक्शन कह सकते हो यहाँ पर। ठीक है, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे भाई मैसरेशन क्या है। मैसरेशन, इन दिस मेथड, इस मेथड में सॉलिड इंग्रेडिएंट्स जो हैं कोर्सली पाउडर ड्रग्स वो प्लेस किए जाते हैं किसी स्टॉपर्ड में। ठीक है, स्टॉपर्ड में, स्टॉपर्ड कंटेनर्स में, यानी कि ऐसा कंटेनर कोई हो जिसका ढक्कन लगा हुआ हो। ठीक है, बोतल वगैरह कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, सॉलिड इंग्रेडिएंट को या कोर्सली दरदरे जो पाउडर ड्रग हैं उसको हम किसी स्टॉपर्ड कंटेनर में, किसी डब्बे वगैरह में, किसी बॉटल में हम डाल देंगे होल सॉल्वेंट के साथ में, और हम उसको एक एटलीस्ट 3 से 7 दिन के लिए हम उसको छोड़ देंगे फ्रिक्वेंट एजिटेशन के साथ में। ठीक है, बीच बीच में हम उसको थोड़ा सा चलाते रहेंगे अनटिल सॉल्युबल मैटर इज डिजॉल्व, जब तक वो पूरा का पूरा जितना भी सॉल्युबल मैटर है वो डिजॉल्व नहीं हो जाता। मिक्सचर को फिर हम स्टेन कर लेंगे, फिल्टर कर लेंगे थ्रू सीव्स के थ्रू या नेट्स के थ्रू। ठीक है, जो मार्क है उसको हम प्रेस करेंगे और जो कंपाइंड लिक्विड्स है क्लेरिफाइड उसको करेंगे हम क्लीन करेंगे बाय फिल्ट्रेशन के थ्रू और बाय डिकेंटेशन के थ्रू आफ्टर स्टैंडिंग के बाद में। ठीक है, अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं भाई परकोलेशन। ठीक है, परकोलेशन फिर डाइजेशन आ जाता है और एप्लीकेशन के बाद में चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट। परकोलेशन, इन दिस मेथड इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ टिंक्चर्स, टिंक्चर्स की प्रिपरेशन में, लिक्विड्स की प्रिपरेशन में या लिक्विड एक्सट्रैक्ट्स के लिए बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है। अब परकोलेटर, एक परकोलेटर जैसे कि यहाँ पर आपको इस ये जो दिख रहा है ना परकोलेटर है। ठीक है, परकोलेटर नैरो कोन शेप की वेसल होती है जो कि ओपन होती है दोनों तरफ से, दोनों एंड से ओपन होती है। यूज़ की जाती है एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, क्रूड ड्रग से एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट एक्सट्रैक्ट करने के लिए इसका परकोलेटर का यूज़ किया जाता है। जो टर्म परकोलेशन है ड्राइव हुआ है ग्रीक वर्ड परकोलेयर से, जिसका मतलब है टू पास थ्रू, यानी कि पास हो जाना है किसी चीज़ से। जो पाउडर मटेरियल है उसको हम पैक कर देते हैं परकोलेटर में एनफ सॉल्वेंट के साथ में, जो एनफ सॉल्वेंट है। ठीक है, फिर हम उसको पोर्ट क्या कर देते हैं, सोक द पाउडर, देन पोर टू सोक द पाउडर, देन फिर हम मोर सॉल्वेंट उसके अंदर पोर करते हैं एंड ऐड करते हैं, डालते हैं। अलाउ टू परकोलेट करने के लिए हम उसको छोड़ देते हैं थ्रू द मटेरियल के थ्रू। ठीक है, एंड द एक्सट्रैक्ट इज कलेक्टेड इन अ रिसीवर, और जो एक्सट्रैक्ट है उसको हम रिसीव कर लेते हैं रिसीवर में, कलेक्ट कर लेते हैं। जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहता है अनटिल एक्सट्रैक्शन इज कंप्लीट, जब तक हमारा एक्सट्रैक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक। समझ में आ गई आपकी बात। देखो दोबारा समझो, यानी कि हमने क्या करना, परकोलेयर का मतलब होता है पास करना है किसी चीज़ से। जो पाउडर मटेरियल है उसको हम पैक करते हैं परकोलेटर में। ठीक है, एनफ सॉल्वेंट, ठीक है, फिर हम लेंगे और उसको एनफ सॉल्वेंट को हम डाल देंगे जो पाउडर को सोख लेगा। ठीक है, बेसिकली मतलब पाउडर उसको सोख लेता है सिंपल, और मोर सॉल्वेंट हम फिर उसके अंदर और ज़्यादा डाल देते हैं और उसको हम परकोलेट करने के लिए छोड़ देते हैं मटेरियल के थ्रू। ठीक है, फिर एक्सट्रैक्ट को हम कलेक्ट कर लेंगे किसी रिसीवर में, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है जब तक एक्सट्रैक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता। ये डायग्राम आप यहाँ पर देख सकते हो भाई। ठीक है, ये डायग्राम आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये गिलास वूल है, यहाँ पर ये ड्रग है, यहाँ पर ये फिल्टर पेपर है, ये वॉश सैंड है, यहाँ पर ये मेंस्ट्रुम है, यहाँ पर ये परकुल, यहाँ पर क्या है, ये नीचे की तरफ से हम इसको जो भी हमारा मतलब एक्सट्रैक्ट है उसका हम यहाँ से रिसीव कर लेंगे। डाइजेशन क्या है, डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट और प्रेशर दोनों यूज़ होते हैं एक्सट्रैक्शन के लिए। जो अपेरेचर है उसको हम डाइजेस्टर बोलते हैं, जो कि एज अ प्रेशर कुकर की तरह क्योंकि ये दिखाई देता है, या ऑटोक्लेव की तरह ये दिखाई देता है डाइजेस्टर। ठीक है, ये यूज़ होता है ड्रग्स के एक्सट्रैक्शन के लिए। बेसिकली बाय दिस मेथड ड्रग इज एक्सट्रैक्टेड बाय हीटिंग एट अ पार्टिकुलर प्रेशर, एक पार्टिकुलर प्रेशर पर जो है ड्रग्स को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं यहाँ पर। दिस विल इंक्रीज द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ द मेंस्ट्रुम, और ये क्या करता है, जो पेनिट्रेटिंग पावर है मेंस्ट्रुम की उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है, सो दैट देयर इज कंप्लीट एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग, जिससे क्या होता है कंप्लीट एक्सट्रैक्शन हो पाता है ड्रग का। ठीक है, तो एक्सट्रैक्शन में अब क्या बचा, आपकी एप्लीकेशन बची, फिर ये चैप्टर आपका हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ द एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन इज मेनली यूज फॉर क्रूड ड्रग्स फॉर ऑब्टेनिंग डिजायरेबल केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड रिमूव अनडिजायरेबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जो एक्सट्रैक्शन है मेनली यूज़ किया जाता है क्रूड ड्रग्स के लिए
ऑब्टेन करने के लिए डिज़ायरेबल जो हमें चाहिए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसको ऑब्टेन करने के लिए, और रिमूव करने के लिए जो अनडिज़ायरेबल अनचाहे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसको रिमूव करने के लिए एक्सट्रैक्शन को यूज़ किया जाता है। यूज़ होता है एक्सट्रैक्शन फिक्स ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, सीड्स से फिक्स ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। इसी तरीके से आइसोलेट करने के लिए एंजाइम्स को, जैसे कि रेनिन है, हार्मोन्स, इंसुलिन है, एनिमल सोर्सेज से इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एक्सट्रैक्शन यूज़ होता है सेपरेट करने के लिए, एंटीबायोटिक्स को और प्रोटीन रिकवरी के लिए, ठीक है। यूज़ किया जाता है ऑब्टेन करने के लिए थेरेप्यूटिक एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स को प्लांट्स पार्ट से, ठीक है, जो प्लांट्स के पार्ट हैं उनसे एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को ऑब्टेन करने के लिए और एलिमिनेट करने के लिए इनर्ट मटेरियल को, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 4, जो कि काफ़ी ज़्यादा लेंथी चैप्टर था, बट बहुत ज़्यादा सुपीरियर लेवल से एकदम डिटेल में और बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर हमने इस चैप्टर को कंप्लीट करा, ठीक है। सो दैट मतलब काफ़ी अच्छे से आपको इसको देखना है, पूरा लेक्चर, पूरी सीरीज़ मतलब, ठीक है। चैप्टर 5 इससे भी ज़्यादा, चैप्टर 5 को मैं मान कर चल रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली शायद हो सकता है 3 से लेकर 3.5 घंटे का लेक्चर वो हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी, सबसे ज़्यादा जो लेंथी चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 5, जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, बट बहुत अच्छे से उसको भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें चैप्टर 5 को हम कंप्लीट कर रहे होंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर हमारा है 8218388837, ठीक है। इस पर कोई भी प्रॉब्लम है, इस पर जो है आप अपनी क्वेरी मतलब सॉल्व करा सकते हो। इसी तरीके से इंस्टाग्राम वगैरह पर आप जो है कनेक्ट हो सकते हो एमडीएस फार्मेसी से। सो दैट मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल।